तुमने पाया कि दुनिया एक छलनी बन चुकी है। हर तरह के ट्रैवलर्स, रिबॉर्न, कॉन्करर्स तुम्हारे शरीर पर एक के बाद एक कब्जा करते रहे जैसे कुत्ते हों। उन तथाकथित हीरोइंस की एक नजर या थोड़ी सी दया के लिए बेशर्मी से गिड़गिड़ाते रहे। तुम्हारी मेगा कॉरपोरेशन के वारिस वाली आइडेंटिटी इस्तेमाल करके हर तरह की बेवकूफियां करते रहे। तुमने सिर हिलाया और आह भरी। ये लोग सच में जरूरी और गैर जरूरी में फर्क नहीं जानते। खुद को नीचा दिखाने और चापलूसी करने से बेहतर है ऊपर बैठकर कुत्तों को ट्रेन करना। एक और ट्रैवलर को खत्म होते देखते हुए तुमने घमंड भरे यकीन से कहा, हिम्मत है तो शर्त लगाओ, मुझे वापस जाने दो। 3 महीने में मैं सारे कॉन्क्वेस्ट टारगेट्स को झुका दूंगा। घमंड, मामूली चींटी। तुम ठंडे से हंसे, पर तुमने जो 10 सेवियर्स चुने हैं उनके कपड़ों को भी नहीं छू पाए। एक जानलेवा खामोशी के बाद सिस्टम ने एक्सेप्ट किया। 48 घंटे। पहली फेज फेल हुई तो उनसे 10 गुना बुरा भुगतोगे। डील। सफेद रोशनी की एक चमक के बाद तुमने धीरे से आंखें खोली। एक बड़ा बिस्तर। तुमने करीब जाकर देखा। शीशे में एक यंग आदमी, पीला चेहरा, कलाई पर अभी भी पिछले ट्रैवलर के निशान बाकी थे। इन कलाइयों पर कटने के निशान। इन लोगों ने अपने ही शरीर के साथ ऐसा किया। सच में परेशान करने वाला है। यंग मास्टर, पेट्रियार्क ने बुलाया है। हाउसकीपर की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कान के पास एक शीशे का जार फूटा। 1000 ओरिगामी क्रेन से भरा हुआ। ये भी किसी रिबॉन का काम है। उन लोगों को खुश करने के लिए एक एक करके मोड़ी और आखिर में दी भी नहीं। जमीन पर बिखरे शीशे के टुकड़ों पर चलते हुए तुम स्पाइरल स्टेयरकेस से नीचे उतरे। डाइनिंग रूम में फादर चेन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देख रहे थे। सिर भी नहीं उठाया। अपने बेटे से ज्यादा बात करने की इच्छा कब की खत्म हो चुकी थी, जो अचानक बेकार हो गया था। सुना है तुम चाहते हो कि मुझे मॉरिस एकेडमी से निकाल दिया जाए। लेसो में पावर और वेल्थ की सबसे बड़ी क्रेडल। यहाँ से निकलने वाले पूरे कॉन्टिनेंट की किस्मत कंट्रोल करते हैं। निकाले जाने का मतलब था चेन फैमिली से पूरी तरह छोड़ दिया जाना। क्लास सी में लास्ट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रेजोल्यूशन। प्लीज मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। अगले महीने के मंथली एग्जाम में मैं अपनी रैंक वापस ले लूंगा। मैं टाइंची जीतूंगा। अखबार हल्के से कांपा। इस इंसान की मौजूदगी बहुत जानी पहचानी थी। उसका लहजा थोड़ा झिझक रहा था। भले ही एक बार तुमसे गिड़गिड़ा चुका हूँ, एक बार और भरोसा करो। अगर फेल हुआ तो मैं खुद सारे इनहेरिटेंस राइट्स और शेयर्स छोड़ दूंगा। आज के बाद चेन फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं होगा। फादर चेन की नजर सामने खड़े लड़के पर टिकी। आखिर में एक भारी आह में बदल गई। एक हाइन स्पोर्ट्स कार मॉरिस एकेडमी के सामने रुकी। तुमने कार का दरवाजा खोला, सिर उठाया और एंट्रेंस पर लगे स्कूल मोटों के विशाल पत्थर को देखा। 3 साल पहले तुम मॉरिस एकेडमी के सबसे चमकते सितारे थे। इस पत्थर पर मोटो तुमने अपने हाथों से लिखा था। देखो कौन आया है, ये तो हमारे यंग मास्टर चेन है। एक घुंघराले बालों वाला लड़का आगे आया। उसने शरारत से तुम्हारी पीठ पर पेन की नोक चुभोई। सुना है पिछले हफ्ते तुम बेशर्मी से लियो फैमिली की डिनर में घुस गए और मिस लियू के बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें कचरे की तरह पूल में फेंक दिया। कैसा लगा? ओह हाँ, सुना है तुमने मिनिस्टर जू का पियानो भी छुआ है। पियानो समेत बाहर निकाल दिया गया है। सिस्टम की आवाज आई। पहली फेज मिशन। टारगेट कैरेक्टर सू नियांचू। इमोशनल फ्लक्चुएशन वैल्यू 50 तक पहुंचाओ। सू नियांचू सू फैमिली की एयर 8 फाइनेंशियल क्लैंस में से एक। पूरे एशिया की सबसे यंग म्यूजिक सेंट और एक पूरी म्यूजिक फ्रीक। मिशन कंप्लीशन टाइम 47 घंटे 59 मिनट। तुम्हारी आंखों में मजाक की एक चमक आई। पियानो रूम से बाहर फेंका गया। ये है तुम्हारे चुने हुए कॉन्करर्स का लेवल। सच में बेकार है, पर अभी ये क्लियर नहीं है कि तुम भी उन्हीं में से एक हो या नहीं। चारों तरफ कर्कश हंसी गूंज उठी। उसने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। चटाक। एक तेज और गूंजती हुई थप्पड़ की आवाज सुनते ही चारों ओर का शोर अचानक थम गया। घुंघराले बालों वाले लड़के ने अपना गाल पकड़ लिया। उसकी आंखें अविश्वास से फैल गई। उसका दाहिना गाल देखते ही देखते सूज गया। तुमने अपना हाथ झटका, मानो हाथ से धूल का एक कण झाड़ रहे हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? थप्पड़ खाने वाला लड़का गुस्से से कांप रहा था। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी 3 साल पहले वाले चैन फैन हो? अब तुम सिर्फ चेन परिवार द्वारा ठुकराया गया एक बेकार इंसान हो। वो पंजे फैलाकर तुम्हारी ओर झपटा। तुम बस हल्के से एक कदम हटे और उसका वार खाली चला गया। उसका संतुलन बिगड़ गया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े छात्रों के बीच हैरानी की धीमी आवाजें गूंज उठीं। क्या ये वही निकम्मा चेन फैन है जो पहले सबकी बेइज्जती चुपचाप से लेता था? तुम थोड़ा झुके, जमीन पर पड़े लड़के की शर्ट का कॉलर पकड़कर उसे ऊपर उठाया। तुमने मेरे 3 कीमती मिनट बर्बाद कर दिए। इसकी भरपाई कैसे करोगे? बस बहुत हुआ।
बर्फ जैसी ठंडी और साफ आवाज अचानक गूंजी। बिनिंग कुछ कदम दूर खड़ा था। उसके चारों ओर ऐसा ठंडा और गंभीर आभा मंडल था कि कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। स्टूडेंट काउंसिल के सुपरविजन विभाग के प्रमुख होने के कारण उसकी छाती पर लगा लिली का बैज उसकी गंभीरता को और बढ़ा रहा था। लक्ष्य बिनिंग विन, प्रारंभिक संबंध स्तर -80। उसकी लंबी उंगलियां तुम्हारी मोटी अनुशासन फाइल के पन्ने पलट रही थी। तुमने अपनी बाहें सीने पर बांध ली और बिना किसी झिझक के उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बिनिंग ने तुम्हारी तीखी निगाह महसूस की। उसके चश्मे के पीछे छिपी भौहें हल्की सी सिकुड़ गई। 13वीं बार तुमने कैंपस का अनुशासन भंग किया है और 5वीं बार हिंसक झगड़े में शामिल हुए हो। उसने पेन उठाया और सजा के नोटिस पर बिना हिचकिचाए हस्ताक्षर कर दिए। छात्र चयन, विद्यालय के नियमों के अनुसार स्टूडेंट काउंसिल तुम्हें स्कूल से निष्कासित करने का अधिकार रखती है। तुम मुस्कुराए। कितने निष्पक्ष हो आप अध्यक्ष महोदय, डरते भी हो और फिर भी सामने आ जाते हो। तुम्हारी उंगलियां धीरे धीरे उसके एकदम साफ और करीने से प्रेस किए हुए यूनिफॉर्म पर फिसलने लगी। वे हल्के हल्के गोल घुमाते हुए ठीक उसकी कॉलर बोन के नीचे आकर रुक गई, वहीं जहां कभी तुमने अपने दांतों का हल्का सा निशान छोड़ा था। बिनिंग की आंखें गहरी हो गई। वो तुम्हारा हाथ हटाने ही वाला था कि अचानक एक बेहद ठंडी देवदार सीडर की खुशबू उसकी सांसों में भर गई। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। ये खुशबू सिर्फ तुम्हारे असली रूप की थी। ये दृश्य देखकर आसपास खड़े छात्र और भी जोर से फुसफुसाने लगे, मानो उन्होंने कोई अविश्वसनीय दृश्य देख लिया हो। बिनिंग ने तुरंत खुद को संभाला। उसने नीचे देखा, लगभग झटके से तुम्हारी कलाई पकड़ ली और तुम्हें जोर से पीछे धकेल दिया। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि केवल तुम दोनों ही सुन सकते थे। तुम इस खुशबू वाला परफ्यूम लगाने के लायक नहीं हो। अपनी क्लास जेड में वापस जाओ। अगर तुमने मुझे फिर से कोई मौका दिया तो मैं खुद तुम्हें इस अकादमी से बाहर निकाल दूंगा। बिनिंग विन का स्नेह स्तर -80। सिस्टम की व्यंग्य भरी यांत्रिक आवाज तुम्हारे कानों में गूंजी, लेकिन तुम्हें न कोई चिंता हुई और न ही बेचैनी, बल्कि उसका स्नेह स्तर जितना कम होता तुम्हारे लिए उतनी ही अच्छी खबर थी। इसका मतलब था कि वो अब भी उन लोगों से नफरत करता था जिन्होंने तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर रखा था। जब तुम क्लास जेड में दाखिल हुए तो पूरे कमरे का माहौल एक पल के लिए जमसा गया। सुबह स्कूल के गेट पर हुई घटना अब तक पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। चारों तरफ से कई तरह की निगाहें तुम पर टिक गई। कुछ में घृणा थी, कुछ में तिरस्कार और कुछ में केवल जिज्ञासा, लेकिन तुमने मानो कुछ देखा ही नहीं। तुम सीधे अपनी सीट की ओर बढ़ गए। नाटक करना बंद करो। तुम तो बस एक निकम्मे हो जिसे जल्द ही स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्लास मॉनिटर जियान लिली ने जानबूझकर ऊंची आवाज में ताना मारा। वो सुबह थप्पड़ खाने वाले घुंघराले बालों वाले लड़के की प्रशंसकों में से एक थी। तुम रुक गए, धीरे धीरे मुड़े। जियान लिली की पीठ पर एकदम से ठंडा पसीना छूट गया। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए सोचा, मैं इस निकम्मे से क्यों डरूं? उसने और ऊंची आवाज में कहा, क्या मैंने झूठ कहा है? दिन भर ऐसी चीजों के सपने देखता रहता है जो कभी पूरी नहीं होंगी। उन लड़कियों के सामने पूंछ हिलाते हुए। दूसरों की नजरों में तुम जोकर भी नहीं हो। एक पेन उसके पीछे दीवार में गहरा धंस गया। जियान लिली की आवाज अचानक रुक गई, उसकी नाक से आधा सेंटीमीटर भी कम दूरी पर। पूरा सन्नाटा। तुमने एक हाथ से ठोड़ी टिकाई और दूसरे हाथ की उंगलियों में आराम से एक और पेन घुमाया। सॉरी, हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं। क्लासमेट चैन। क्लास की घंटी बजी। इंटरल्यूड खत्म हुआ। ये क्लास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की थी। प्रोफेसर एक बूढ़े थे जिनकी जवानी कब की जा चुकी थी। अब पिछली क्लास का होमवर्क जमा करो। बस रूटीन होमवर्क कलेक्शन थी। क्लास सी के स्टूडेंट से प्रोफेसर को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। एक एक करके रिपोर्ट्स जमा हुई। प्रोफेसर ने बस नजर भर देखा। क्लास एस के मुकाबले जमीन आसमान का फर्क था। ये होमवर्क चेयरमैन चू ने असाइन किया था। मकसद था चू फैमिली के कॉन्टिनेंट जेड पर ट्रांसनेशनल एक्विजिशन प्लान को पूरा करना। पर जो जमा हुआ वो चू वायु के प्लान के आसपास भी नहीं था। कहना होगा चू वायु मेरे दशकों के करियर में दूसरी जीनियस है। प्रोफेसर ने क्लासरूम के कोने की तरफ देखा। बेशक पहला इंसान प्रोफेसर की नजर रुकी जिसे मैंने आखिरी मिनट में होमवर्क करते देखा, वो तुम थे। अपनी पूरी जिंदगी में प्रोफेसर ने सबसे ज्यादा फाइनेंशियल टैलेंट तुम में देखा था। 18 साल की उम्र में तुमने चेन फैमिली को बर्बादी के कगारे से उठाकर 8 कॉन्ग्लोमरेट्स के नीचे 4 बड़ी फैमिलीज में से एक बनाया। 18 साल की उम्र में तुमने जो एक्विजिशन रिपोर्ट लिखी वो आज भी इंडस्ट्री में पढ़ाई और स्टडी की जाती है।
बस ये है कि इस जीनियस क्लासमेट चेन का भी इस बार होमवर्क जमा करने का इरादा नहीं लगता। तुमने सिर नहीं उठाया। कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और कैपिटल स्ट्रक्चर डायग्राम्स में डूबे हुए पेन तेजी से चल रहा था। लिखने की स्पीड हैरान करने वाली थी। प्रोफेसर तुम्हारे इग्नोर करने के रवैये से थोड़ा नाराज हुआ। भौहें सिकोड़ते हुए पोडियम से नीचे उतरा, पर तुम्हारे पास आकर रुक गया। तुमने पेन रखा। उंगलियों की नोक से कॉम्प्लेक्स सिंबल से भरी रिपोर्ट प्रोफेसर की तरफ धीरे से सरका दी। प्रोफेसर ने नीचे देखा। उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गई। कागज पर डेंस फॉर्मूलाज और डेरिवेशन एरोज एक्विजिशन के सबसे छिपे हुए पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे। एक ऐसा डेडली ट्रैप जिसे चू वायु ने भी मिस कर दिया था। और तुमने न सिर्फ उसे ढूंढा बल्कि लाल पेन से एक छोटी लाइन भी लिखी। शॉर्ट रिवर्स, लेवरेज 1:15, स्टैटिक स्पेस 300%। ये होमवर्क नहीं था, ये एक धमकी का खत था। अगर इस प्लान के हिसाब से चू फैमिली की एक्विजिशन इन्वेस्टिगेट की जाए तो उनका नुकसान अनगिनत होगा। प्रोफेसर के हाथ बेकाबू कांपने लगे। उसने तेजी से सिर उठाया और तुम्हें देखा। ये तुम कौन हो? ये कैसे पॉसिबल है? तुमने आलस से नजरें उठाई। क्या हुआ प्रोफेसर? क्या आपको लगता है मेरे सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है? पूरी क्लास का तापमान अचानक गिर गया। सबने सांस रोक ली। जियान लिली ने भी अपना मुंह कसकर ढक लिया। जरा सी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं। इस रिपोर्ट का मतलब सिर्फ एक क्लास नहीं, एक पूरी क्लास भी नहीं। और इतने में तुमने चू फैमिली का वो एक्विजिशन प्लान तबाह कर दिया जो उन्होंने इतनी पहले से प्लान किया था। प्रोफेसर का चेहरा एक रंग से दूसरे रंग में बदला। उसने कागज को बहुत सा वधानी से मोड़ा। उसकी आवाज भारी थी। ये रिपोर्ट मैं खुद चेयरमैन चू को दूंगा। तुम धीमे से हंसे। स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में तुम्हारे सबऑर्डिनेट असिस्टेंट ने ध्यान से डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल रखा। चेयरमैन चू, ये क्लास ए से क्लास सी तक की रिपोर्ट्स हैं। चू वायु ने सिर भी नहीं उठाया। उसकी नजर सामने रखे फाइनेंशियल मॉडल पर टिकी थी। क्लास ए से सी तक बस बैकग्राउंड नॉइज था। उसे नहीं पता था कि ये सवाल उसके दिल में गहरे बैठी बेचैनी की वजह से था, पर सारी रिपोर्ट्स उसे बता रही थी कि वो जरूरत से ज्यादा सोच रही है। जो फैमिली का विशाल जहाज शांति से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था, जब तक प्रोफेसर दरवाजा खटखटाए बिना ऑफिस में घुस नहीं आया और शांति टूट नहीं गई। चेयरमैन चू, प्रोफेसर की आवाज बमुश्किल नजर आने वाली कंपी से कांप रही थी। प्लीज इसे एक नजर देख लीजिए। चू वायु की पतली उंगलियां रुकी और उसने वो पतला कागज लिया। जिस पल उसकी नजर कागज पर पड़ी, हवा जम गई। रिपोर्ट की प्रिसाइज और बेरहम डेरिवेशन उस प्लान के बीचों बीच खंजर की तरह घुस गई जिस पर उसे इतना गर्व था। प्रोफेसर की आवाज फुसफुसाहट जितनी कमजोर थी। चेन फैन, क्लास सी। चू वायु एक पल के लिए सन्न रह गई। वो नाम उसके लिए अजन भी नहीं था। 3 साल पहले जिस स्थान पर आज वो खड़ा है, वहाँ कभी तुम खड़े थे। लेकिन एक ही रात में सब कुछ बदल गया। तुम आसमान की ऊंचाइयों से सीधे मिट्टी में गिर पड़े। जो कभी उसके लिए एक आदर्श था, जिसे पाने की कोशिश में वो लगातार मेहनत करता था, वही आज उसकी नजरों में सबसे घृणित इंसान बन चुका था। ये पूरी रिपोर्ट, क्या तुम पिछले 3 सालों से सिर्फ दिखावा कर रहे थे? क्या इन 3 वर्षों तक तुम ऊपर से शांत दिखते रहे, जबकि भीतर ही भीतर सब कुछ बदल रहा था? उसी समय क्लास खत्म होने की घंटी बज उठी। सभी छात्रों की निगाहों के बीच स्टूडेंट काउंसिल का एक सदस्य, जिसकी छाती पर काउंसिल का बैज चमक रहा था, क्लास जेड में दाखिल हुआ। वो सीधे तुम्हारी सीट तक आया। छात्र चेन फैन, अध्यक्ष चू ने आपको अपने कार्यालय में बुलाया है। वे आपसे बात करना चाहते हैं। तुमने उसकी ओर बेरुखी से देखा। जाकर चू से कह दो, अगर उसे मुझसे मिलना है तो खुद आए। वो खुद मेरे सामने आए। पूरा क्लासरूम एकदम शांत हो गया। शाम ढलने पर तुम स्कूल के मुख्य द्वार के बाहर खड़ी एक साधारण लेकिन शानदार काली कार की ओर बढ़े। कार के अंदर चेन परिवार के मुख्य बटलर अंकल चेन ने आदर पूर्वक तुम्हारे सामने एक सफेद तौलिया बढ़ाया। यंग मास्टर, कृपया अपने हाथ पोंछ लीजिए। परिवार के मुखिया और मिस चेन आपका मुख्य निवास पर इंतजार कर रहे हैं। मिस चेन, इन 2 शब्दों पर अंकल चेन ने विशेष जोर दिया। तुम्हारी उंगलियां पोंछते पोंछते रुक गई। वो दूर की चचेरी बहन, जिसने तुम्हारे अनुपस्थित रहने के वर्षों में धीरे धीरे तुम्हारी जगह ले ली थी। परिवार की मंशा अब बिल्कुल साफ थी। हॉल का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। चेन परिवार के मुखिया सबसे आगे की कुर्सी पर बैठे थे। दोनों ओर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य बैठे थे। हर निगाह में शक और परख साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली शख्सियत थी चेन हुआंग। वो शांत चेहरे के साथ तुम्हें भीतर आते हुए देख रही थी।
तुम आ गए। सबसे पहले चेन परिवार के मुखिया ने चुप्पी तोड़ी। तुम्हारे होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। तुमने पूरे हॉल पर नजर दौड़ाई। लगता है आप सब मेरा ही इंतजार कर रहे थे। चेन परिवार के मुखिया की आंखों में थकान और बेबसी की हल्की झलक दिखाई दी। बोर्ड के निर्णय के अनुसार आज से चेन हुआंग अस्थायी रूप से परिवार में तुम्हारे सभी अधिकार और जिम्मेदारियां संभालेगी। परिवार के मुखिया होने के नाते परिवार के हित हमेशा व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर होते हैं। पिछले 3 वर्षों में तुम्हारी लापरवाही के कारण परिवार पहले ही बहुत प्रतिष्ठा खो चुका है। उन्होंने दृढ़ स्वर में आगे कहा, तुम्हारे पास केवल 1 महीना है। अगर मॉरिस अकादमी की मासिक परीक्षा में तुम शीर्ष 3 छात्रों में जगह नहीं बना पाए तो चेन हुआंग स्थायी रूप से तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां संभालेगी। उसी समय चेन हुआंग भी बोली, तुम्हारे हाल के अनुशासनहीन व्यवहार की रिपोर्ट पहले ही बोर्ड तक पहुंच चुकी है। तुम्हारे लिए जो 1 महीने का समय मैंने दिलवाया है वो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम इस दौरान कैसा व्यवहार करते हो। पूरा हॉल फिर से सन्नाटे में डूब गया। सभी निदेशक एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चेन परिवार के मुखिया चुप बैठे रहे। अचानक तुम हल्के से हंस पड़े। तुम्हारी हंसी में खुला व्यंग्य और तिरस्कार था। जो चीजें मेरी है उन्हें किसी और का छूना मुझे कभी पसंद नहीं आया। तुम्हारी निगाहें किसी तेज तलवार की तरह सीधे चेन हुआंग की आंखों में जा धंसी। इस 1 महीने के दौरान अगर तुमने मेरी किसी भी चीज को छूने की कोशिश की या मेरी पीठ पीछे कोई चाल चली तो मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। पूरे हॉल में एक ठंडी जानलेवा आभा फैल गई। चेन हुआंग ने शांत स्वर में जवाब दिया, मेरा कर्तव्य केवल चेन परिवार के हितों की रक्षा करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। अगले दिन मिशन पूरा होने में शेष समय 23 घंटे 55 मिनट। मिशन की अनदेखी करने की कीमत। अचानक हल्की लेकिन साफ महसूस होने वाली बिजली जैसी लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। ये उच्च आयाम हाई डायमेंशन की चेतावनी है। मिशन की अनदेखी करने पर ये प्रारंभिक दंड है। तुम हल्के से हंस पड़े। तुम्हारी आंखों में समझ की चमक उभरी। तो अब तुम भी बेचैन होने लगे हो। लगता है उच्च आयाम के प्राणी भी कमजोरियों से मुक्त नहीं है। तुमने शरीर की असहजता को पूरी तरह नजरअंदाज किया और शांत कदमों से मॉरिस अकादमी के विशाल द्वार के भीतर प्रवेश कर गए। उसी समय पीछे से बर्फीले पहाड़ जैसी साफ और ठंडी आवाज सुनाई दी, छात्र चेन फैन। तुम्हारे चारों तरफ का शोर एक पल में शांत हो गया। तुम थोड़ा रुके और धीरे से मुड़े। जो वायु भीड़ को चीरती हुई आ रही थी, लोग अपने आप रास्ता दे रहे थे। तुम्हारी तरफ आते हुए उसने एकेडमी का सफेद यूनिफॉर्म पहना था जो उसे शाही वस्त्रों जैसी गरिमा दे रहा था। उसकी हर हरकत में सदियों पुरानी असली नोबिलिटी झलक रही थी, एक ऐसी ऑरा और मौजूदगी जो दबाव बनाती थी। तुम्हारे अंदर का इवैल्यूएशन सिस्टम बोला, अच्छी नजर है प्रेसिडेंट चू, वेलकम। तुमने एक भौं उठाई और उसकी अथाह स्मोकी पर्पल आंखों से नजरें मिलाई। जानना चाहूंगा कि कौन सा जरूरी काम है जो आपको खुद आना पड़ा। चू वायु के होठों पर एक मुस्कान आई, परफेक्ट, पर बिल्कुल बिना गर्मजोशी के। क्लासमेट चेन, मुझे तुम्हारी कल की फाइनेंशियल रिपोर्ट में बहुत दिलचस्पी है। क्या तुम स्टूडेंट काउंसिल ऑफिस में बात करने को तैयार हो? तुमने वही नकली और परफेक्ट मुस्कान लौटाई, शालीनता से एक्सेप्ट किया। अनगिनत आंखों की जांचती नजरों के नीचे जिनमें तरह तरह की भावनाएं थी। तुम चू वायु के पीछे एकेडमी की पावर के प्रतीक स्टूडेंट काउंसिल के मुख्य कार्यालय की तरफ चले। यहाँ की लक्जरी और दबाव 3 साल पहले जब तुम इंचार्ज थे उससे अलग नहीं था, पर एक अजीब सी ठंडक जरूर थी। क्लासमेट चेन, मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं। घुमा फिराकर बात करना तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। चू वायु विशाल विंडो के सामने खड़ी हुई। सुबह की रोशनी उसकी पीठ पर पड़ रही थी। वो मुड़ी, तुम्हारी रिपोर्ट का मतलब चू क्लैन के कई सालों के कोर प्रोजेक्ट के लिए। मुझे उम्मीद है कि तुम इस रिपोर्ट का कंटेंट पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल रखोगे। चू क्लैन के प्रोजेक्ट की स्मूथ प्रोग्रेस इंश्योर करो। वो रुकी, मैं तुम्हें एक कंडीशन दे सकती हूँ। वो ठंडा आत्मविश्वास जिससे वो सिचुएशन कंट्रोल कर रही थी। प्रेसिडेंट चू का वादा बहुत महंगा लगता है। चू क्लैन के एम्बिशियस प्लान के रिसोर्सेज बहाने जैसा। तुमने कहा, चू वायु भोए सिकोड़े बिना न रह सकी, इतनी बड़ी कीमत मांग रहा है। उसने ठंडे मन से सोचा कि तुम क्या मांग सकते हो और जरूरत पड़ी तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स के लिए कॉन्टिंजेंसी प्लान भी तैयार किया। पर तुमने टॉपिक बदल दिया। तुम्हारे होठों का कर्व धीरे धीरे एक ठंडा आर्क बना। एक्चुअली मैं ये सीक्रेट आपके लिए रख सकता हूँ। चू वायु ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हें क्या चाहिए? तुम हल्के से आगे झुके। तुम्हारी मुस्कान में खुला मजाक और बेशर्म आक्रामकता थी। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाना चाहता हूँ। शर्त लगाता हूँ कि अगले महीने के एग्जाम में मैं नंबर 1 आऊंगा। तुमने चू वायु की आंखों में उस छोटी सी लहर को पकड़ा
और ज्यादा भारी दाव लगाना चाहोगे? अगर मैं हारा तो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंसी मेरी होगी और तुम मेरी पार्टनर बनोगी। बेकाबू घिन और गहरा मजाक जहरीली बेल की तरह जो वायु के दिल पर पल भर में चढ़ गया। तो इतना घुमा फिराकर बात करने के बाद भी आखिर में वही तथाकथित टैलेंट की धमकी। असली मकसद तो यही शरीर है और वो गंदी बीमार फैंटेसी। टारगेट चु वायु, अफेक्शन -50। पर तुम्हारे चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं बदली। तुम्हारी नजर एक नुक्ताचीन खरीदार जैसी थी। माल अप्रिशिएट करने का शुद्ध इंटरेस्ट। शांत और मेथोडिकल तरीके से तुमने चु वायु को सिर से पैर तक फिर से तौला। चु वायु ने तुम्हारी हरकत साफ महसूस की। वो प्यार नहीं था, ऑब्सेशन नहीं था, वो शुद्ध और बेरहम ऑब्जेक्टिफिकेशन थी। एक ऐसी इवैल्यूएशन जो उसे एक चिप, एक ट्रॉफी की तरह देख रही थी। ऑफिस में मौत जैसा सन्नाटा, सिर्फ दोनों की खामोश नजरें हवा में टकराकर अनदेखी चिंगारियां बना रही थी। काफी देर बाद चु वायु ने आखिरकार हाड़ कंपाने वाली ठंडक के साथ धीरे से कहा। उसने एक्सेप्ट किया, पर इसका मतलब बिल्कुल नहीं था कि वो खुद को फायदे के लिए बेचने को तैयार है। उसकी स्वीकृति उसकी हड्डियों में बसे एब्सोल्यूट और क्रशिंग आत्मविश्वास से आई थी। तुम जीत नहीं सकते, चाहे तुम्हारे पास असाधारण टैलेंट हो और तुम अचानक जागे हो। इन 3 सालों का गैप बिल्कुल सिर्फ आधे महीने में पार नहीं किया जा सकता। जो चोटी तुम्हें लगता है कि तुम जानते हो, उसकी नजरों में बस रास्ते का एक पत्थर है। जहाँ तक उन अफवाहों की बात है कि तुम 3 साल छिपे रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 3 सालों में तुमने सिर्फ अपनी रेपुटेशन बर्बाद नहीं की, बल्कि पूरी चेन फैमिली का प्रमोशन चैनल भी तबाह कर दिया। इतनी भयानक कीमत सिर्फ एक बेतुके छिपने के लिए। और अगर तुम्हारे चु वायु की आवाज में बर्फीला फैसला था। उसकी पर्पल आंखें एक बाज की तरह शिकार पर टिकी थी। ऐसा लगा जैसे तुमने नतीजा पहले से प्रेडिक्ट कर लिया था। तुम्हारे होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, पुल जलाने वाली बेचैनी के साथ। मैं इस रिपोर्ट को ऐसे ट्रीट करूंगा जैसे ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। जो फैमिली के एक्विजिशन प्लान में रत्ती भर भी दखल नहीं दूंगा और मॉरिस एकेडमी से हमेशा के लिए रिटायर हो जाऊंगा। 8 बड़ी फैमिलीज की सक्सेशन लाइन में आधा कदम भी नहीं रखूंगा। जो वायु की परछाई ने तुम्हें पूरी तरह ढक लिया। मैं चाहती हूँ कि तुम मॉरिस एकेडमी के सेंट्रल प्लाजा में मोटो स्टोन के नीचे सारे प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के सामने घुटनों पर बैठकर जोर से अपनी इन 3 सालों की बेवकूफी और नीचता कबूल करो और मेरे बारे में अपनी उबकाई देने वाली ऑब्सेसिव फैंटेसीज भी वो रुकी। फिर मॉरिस से हमेशा के लिए निकल जाओ, एशिया से निकल जाओ। इस कॉन्टिनेंट पर कभी पैर मत रखना। तुम्हारी आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। तुम्हारे पीले गाल एक्सट्रीम उत्तेजना से एक बीमार सी लाली ले आए थे। एक अदृश्य कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच सील हो चुका था। जुए की टेबल पर दाव पर लगा था सुप्रीम पावर, फैमिली का भविष्य, निजी आजादी और एक ठंडी अपमानजनक ट्रॉफी। तुम बहुत एक्साइटेड लग रही हो। मेरे एनालिसिस के हिसाब से तुम्हारे पास मुझे हराने का 100% यकीन नहीं होना चाहिए। यही तो इसे इंटरेस्टिंग बनाता है ना? मुझे बिना रोमांच और बिना जोश वाले खेल पसंद नहीं। 15 घंटे 43 मिनट सिस्टम के डाउट्स के साथ साथ दर्द भी बढ़ रहा था। तुमने सिर उठाया और क्लासरूम की दीवार पर लगी घड़ी देखी। छुट्टी में 30 मिनट बाकी। अगर स्कूल का टाइम वेस्ट किया तो मिशन घर पर पूरा करना मुश्किल होगा। मॉरिस इंस्टीट्यूट का ओरिएंटल आर्ट कॉन्सर्ट हॉल, सुन याचू, टारगेट्स में सबसे मुश्किल। एक प्योर आर्टिस्ट जो अपनी आत्मा संगीत के नोट्स को सैक्रिफाइस करती है। मैंने कहा था ये तुम्हारी जगह नहीं है। हर शब्द थकान और घिन से भरा था, जैसे तुमने कुछ सुना ही नहीं। तुम्हारी नजर पियानो के ढक्कन पर से गुजरकर कुछ बिखरे पीले पड़ चुके पेजेस पर टिकी। डेंस नोट्स इतने करेक्ट किए गए थे कि पहचानना मुश्किल था। मॉडिफिकेशन और डिलीशन के कई सिंबल्स, गुस्से से लिखे स्ट्रोक्स, बेतरतीब निशान ऐसे लग रहे थे जैसे कोई तड़पती आत्मा निराशा के कीचड़ में बेपसी से लड़ रही हो। बार 47, अ मेजर का डोमिनेंट कॉर्ड अ माइनर में रिजॉल्व। तुमने इसे 17 बार मॉडिफाई किया है। होल टोन स्केल भी ट्राई किया, पर अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो। तुम्हारे हाथ ने धीरे से उसका कंधा छुआ। तुम्हारी आवाज मिथोलॉजी की किसी सायरन जैसी मंत्र मुग्ध करने वाली थी। बताओ तुम क्या एक्सप्रेस करना चाहती हो? टारगेट सुन याचू, इमोशनल फ्लक्चुएशन 35। सुन याचू की आवाज दांतों के बीच से कांपती निकली सीमा के किनारे पर। इस वक्त वो अपने ड्रेस के नीचे अपने घुटने को इतनी जोर से चिकोटी काट रही थी कि तेज फिजिकल दर्द से अपनी आत्मा की गहराइयों में उबलते तूफान को कुचल दे। तुम जरा भी पीछे नहीं हटे, बल्कि हल्के से एक कदम आगे बढ़े। उंगलियों की नोक आगे बढ़ाई, उसके ठंडे और तने हुए हाथ की पीठ को धीरे से छुआ। संगीत झूठ नहीं बोलता। सुन याचू, मुझे अंदाजा लगाने दो कि उस मेलोडी में क्या बह रहा था।
तुम्हारी आवाज एक हथौड़े जैसी भारी थी। डर है, उंगलियों की नोक हल्के से कसी, घृणा है, हड्डियों तक पहुंचने वाली घिन है। आखिरी 3 शब्द लगभग उसके ठंडे कान तक पहुंच गए। इतना सुनते ही सु नियांचू का शरीर जोर से कांपा। उसने झटके से हाथ खींचना चाहा, पर तुमने उसकी कलाई मजबूती से पकड़ रखी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, उसका भर्राया हुआ इनकार टूटी हुई आवाज में निकला, पर वो एक बेबस चीख जैसा लग रहा था। वो इस पियानो से नफरत करती है, इन मनहूस नोट से नफरत करती है, उस म्यूजिक जीनियस से नफरत करती है जो दूसरों की नजरों में इतना चमकता था। सु नियांचू, तुम्हारी नजर उसके कांपते कंधों को चीरती हुई गुजरी, जैसे सीधे उसकी आत्मा की गहराई में देख रही हो। उस अंधेरे में सिकुड़ी हुई बच्ची को तुम्हारी आवाज अचानक अविश्वसनीय रूप से साफ हो गई, एक अंतिम बेरमी के साथ। तुम्हारी माँ, वो जीनियस पियानिस्ट जिसे सदी में एक बार आने वाला टैलेंट माना गया। तुमने म्यूजिक उसकी वजह से शुरू किया और जीनियस की बेटी का ताज उसी की वजह से पहना, पर तुम उससे नफरत करती हो, उस कैद और उन परछाइयों के लिए जो पियानो साथ लाता है। इसीलिए तुम इसे कभी पूरा नहीं कर पाओगी। तुम्हारी नजर फिर से महंगे पियानो पर बिखरी स्कोर शीट्स के अवशेषों पर गिरी। तुम्हारी आवाज ने मजाक के साथ उच्चारण किया, उसकी दिवंगत आत्मा के लिए रेक्विम। टारगेट सु नियांचू, इमोशनल फ्लक्चुएशन पीक 85, मिशन कंप्लीट। सु नियांचू की दर्द भरी कराहट और सिस्टम की ठंडी मैकेनिकल आवाज आपस में घुल गई। बेशक दर्द भी एक इमोशनल फ्लक्चुएशन है, वो आखिरी सहारा जो उसकी माँ ने छोड़ा था, खुद को रिडीम करने की आखिरी कोशिश। वो स्कोर शीट्स के अवशेष जिनमें सु नियांचू का सारा प्यार, नफरत और संघर्ष भरा था, तुम्हारे हाथों में बेरमी से फाड़ दिए गए, हवा में तैरते टुकड़ों में बदल गए। वक्त एक पल के लिए जम गया, कब्र जैसा सन्नाटा। सु नियांचू ने मुंह खोला, पर उसके गले से अब कोई आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी नजर बेरमी से तुम्हारी उंगलियों की नोक पर बचे आखिरी कागज के टुकड़े पर जमी थी। उसकी डगमगाती दुनिया को थामने वाला आखिरी पिलर धड़ाम से ढह गया। तुम्हारी आवाज बर्फीली थी। अब तुम मुझे टुकड़े टुकड़े करके नोचना चाहती हो, ताकि वो तुम्हारी स्कोर्स के फ्यूनरल में साथी बने। भर्राई सिलेबल्स में सु नियांचू के दांतों से हर अक्षर निकला, जिसमें फटने को तैयार गुस्सा छिपा था। पागलपन से पहले की आखिरी रोक, एक कदम और वो इस आदमी को अपने साथ कब्र में घसीट ले जाएगी। तुमने सु नियांचू के जमे हुए शरीर का चक्कर लगाया। स्पॉटलाइट की तरफ चलते हुए तुमने उस पुराने और बंद पड़े स्टेनवे का ढक्कन एक फ्लूइड हरकत से उठाया। तुम्हारी हरकत इतनी एलिगेंट थी जैसे पर्दा उठाया जा रहा हो। सु नियांचू लपकी, उसका निशाना तुम्हारा असुरक्षित गला। ठीक उस पल जब उसकी उंगलियां तुम्हें छूने ही वाली थी, तुम्हारी उंगलियां नीचे उतरी। एक अकेला नोट, बर्फ जैसा शुद्ध, बसंत की पहली ओस जैसा, एक अविश्वसनीय भेदन शक्ति के साथ जिसने पल भर में पूरे कॉन्सर्ट हॉल को चीर दिया। सु नियांचू एक अदृश्य आवाज की दीवार से टकराई, लड़खड़ाती हुई पीछे गिरी। उसके घुटने ठंडे मार्बल फर्श से टकराए। उसने डरी हुई नजरों से पियानो पर बैठे आदमी की पीठ देखी। उसकी आंखों में गुस्से की जगह एक और गहरा, हैरान करने वाला खौफ आ गया। नोट्स गहरे और धीमे बहे, एक अवर्णनीय उदासी में डूबे। अंधेरे में सील्ड यादें लौट आई। वो 9 साल की थी, अपनी पूरी जिंदगी में हारी एकमात्र पियानो फाइनल। तेज बुखार हर सांस में गला जला रहा था। दुनिया घूमकर विकृत हो गई थी, बस अनंत डर और हार की ठंड बची थी। उसने 3 गलत नोट्स बजाए। इस बीमारी की गलती है, इतना कमजोर होने की गलती है। उसकी माँ कितनी निराश होगी, वो औरत जिसने अपनी सारी एम्बिशंस और अधूरे सपने उसके कंधों पर रख दिए। और फिर हल्के झिझकते कदम, फिर पियानो के ढक्कन का ध्यान से खुलने की सूक्ष्म आवाज, और फिर ये मेलोडी, भद्दे पर अनंत कोमल हाथ उसके डर और बीमारी को शांत करने की कोशिश कर रहे थे। बुखार में वो अर्धचेतन थी। उसे पक्का नहीं पता था कौन बजा रहा था, बस वो सुरक्षा की भावना याद थी जो उस मेलोडी ने दी। बाद में उसने अनगिनत बार पियानो की कीज पर उस परछाई को पकड़ने की कोशिश की, पर बेकार। पर अब वो तुम्हारी उंगलियों से इतनी साफ बह रही है, लंबे ठंडे समय को चीरती, उसके दिल को सटीकता से भेदती। तुम्हारी आवाज एक बर्फीले फैसले जैसी। ये मेलोडी तुम्हारी माँ ने उस शर्त से पहले लिखी थी, जब से उसे याद था। उसकी माँ पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे चमकता सितारा थी। जब तक वो 7 साल की नहीं हुई, उसने एक खतरनाक शर्त हारी, जिसमें आर्ट की दुनिया से हमेशा के लिए रिटायर होना था। तब से वो ठंडी और पागल हो गई। अपनी सारी एम्बिशंस और अधूरे सपने भारी जंजीरों में बदलकर उसके कोमल कंधों पर लाद दिए। दिन ब दिन, साल दर साल, यातना एक टूल बन गई, टैलेंट एक श्राप बन गया। वो एक टूल बन गई
उसकी एम्बिशन पूरी करने की, तो उसने उस असली इंसान को भी प्यार किया जो फेल हो सकता था, बीमार पड़ सकता था, डर सकता था, सिर्फ एक ठंडा बर्तन होने की बजाय जो टैलेंट ढोता हो। सू नियाचू ने आग जैसे आंसू बहाए। मेन इवेंट, सू नियाचू, इमोशनल फ्लक्चुएशन पीक 97। आखिरी नोट की गूंज गुंबद वाली छत में गूंजती रही, फिर कब्र जैसी खामोशी में घुल गई। दोनों साथ उस भारी नक्काशीदार लकड़ी के दरवाजे की तरफ चले। पीछे से सू नियाचू की भर्राई आवाज गर्मी में कौए की कर्कश पुकार जैसी गूंजी। तुम नहीं मुड़े। लहजे में कोई उतार चढ़ाव नहीं था, पर एक अनदेखा ऑर्डर जरूर था। मुझे उम्मीद है कि मैं तुम्हें एक असली रेक्विम बनाते हुए सुन सकूंगी। मिशन अच्छा रहा, तारीफ के लिए शुक्रिया, पर तुम्हारी आंखों में ज्यादा खुशी नहीं थी। गला घुटने जैसा एहसास सच में बेकार था। रिवॉर्ड के तौर पर एक एहसान मांग सकते हो, जैसे मंथली एग्जाम में चीटिंग करवाना। मैकेनिकल लहजा बिना एक्सप्रेशन का था, पर लाइंस के बीच से छन कर आता सार्केज्म तुम्हारी परसेप्शन में सटीक घुसा। नहीं, शुक्रिया। तुम्हारी गहरी आंखें सब कह रही थी, वो सारी उदासीनता और आत्मविश्वास। पर एक चीज में मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी कलाई का निशान मिटाने में मदद करो। वो निशान कीमती जड़ी बूटियों से ट्रीट होने के बाद एक साइमुलेटेड थॉर्न टैटू जैसा धुंधला हो चला था। मैं धीरे धीरे मिटाना चाहता हूँ। उन जोकर्स ने मुझ पर जो निशान छोड़े वो सब। उम्मीद है इस फैसले का पछतावा नहीं होगा। कलाई से एक गर्म एहसास आया। वो थॉर्न टैटू धीरे धीरे गायब हो गया। शुक्रिया, स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट। चुवायु अपनी चौड़ी डेस्क के पीछे एलिगेंट तरीके से बैठी थी। उंगलियां अनजाने में शीशे जैसी चमकदार डेस्क पर टैप कर रही थी। वो सूक्ष्म रिदमिक आवाज बता रही थी कि वो उतनी शांत नहीं थी जितनी दिख रही थी। चेन फैन का पनिशमेंट रिकॉर्ड लाओ। डेस्क से थोड़ी दूर खड़ी वाइनिंग ने फाइल रखने की हरकत एक पल के लिए रोकी। पनिशमेंट रिकॉर्ड। वाइनिंग की आवाज में बमुश्किल पकड़ में आने वाली शांति और जांच थी। पिछले 3 सालों की उसकी शानदार करतूतें तुम सबसे अच्छी जानती हो, पर कब से तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी हो गई? चुवायु ने बातचीत में छिपी असंतोष पकड़ ली। बल्कि मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, उसके मामलों पर तुम्हारे रिएक्शंस इतने तीखे कब से हो गए? बस क्यूरियोसिटी। क्लास सी के एक बेकार को जो निकाले जाने की कगार पर है, उसके लिए अपना कीमती समय वेस्ट करने और बेमतलब फाइल्स चेक करने की क्या वैल्यू है? चुवायु की ठंडी नजर वाइनिंग से मिली। उसकी स्मोकी पर्पल आंखों की गहराइयों में अंडरकरेंट्स हिल रही थी। शायद इसलिए क्योंकि उससे मिलने वाला एहसास बदल गया है। हमेशा शांत रहने वाली चुवायु भी कह रही है कि बदल गया है। वाइनिंग की नजर फिर से चुवायु के बेदाग चेहरे पर टिकी। उसने उस सूक्ष्म एक्सप्रेशन से और जानकारी निकालने की कोशिश की, पर कुछ नहीं मिला। चेन फैमिली की मेन हाउस के कोर्टयार्ड के बीच में लाल हाइंड स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। तुम कार के दरवाजे पर टिके उंगलियों की नोक से अपनी कलाई सहला रहे थे। वही कलाई जिसने अभी अभी बीते अपमान को मिटाया था। दूसरी मंजिल का स्टडी फ्लोर टू सीलिंग विंडो के सामने एक लंबी पतली फिगर ठंडी और अकेली सिलुएट की तरह खड़ी थी। चेंग ह्यूएन की नजर कोर्टयार्ड के बीच खड़ी फिगर पर जमी। तुमने सिर उठाया, घने अंधेरे को चीरते हुए। दोनों की नजरें मिली। तुमने आलस से दाया हाथ उठाया, इंडेक्स और मिडिल फिंगर जोड़े और दूसरी मंजिल की विंडो में खड़ी फिगर की तरफ एक अदृश्य गोली दागी। उस जेस्चर में बेमिसाल घमंड भरा था। फिर तुमने विंडो से नजर हटाई और मुड़कर सीधे मेन डोर की तरफ चले। लगभग उसी वक्त जब तुम दरवाजे से अंदर आए, स्पाइरल स्टेयरकेस से हील्स की आवाज सुनाई दी। चेन ह्यूएन धीरे धीरे सीढ़ियां उतरी। मॉरिस एकेडमी की छुट्टी को 4 घंटे 28 मिनट हो चुके थे। उसने हल्के से बाई कलाई उठाकर वॉच देखी। एकेडमी से यहाँ तक नॉर्मल स्पीड से रेगुलर ट्रैफिक निकालकर एरर मार्जिन 15 मिनट से कम होना चाहिए। तुम्हें 3.5 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए था। कहाँ गए थे? तुमने हल्के से सिर झुकाया। होठों के कोने पर मजाक का कर्व और गहरा हुआ। बेशर्मी से चेन ह्यूएन के तने जॉलाइन और भिंचे पतले होठों पर नजर घुमाई। कब से मेरे रोज के स्केड्यूल तुम्हें डिटेल में रिपोर्ट करने की जरूरत है, मेरे सब्स्टिट्यूट? ये मेरा फर्ज है। उसकी आवाज दृढ़ थी, जैसे कि तुम्हें बेमतलब के पर्सनल रिलेशनशिप्स में उलझने या बेवकूफिया करने से रोकना। बेमतलब पर्सनल रिलेशनशिप्स, बेवकूफिया। तुमने चेन ह्यूएन के शब्द दोहराए। एक्चुअली उन बेवकूफों के लिए तो ये तारीफ भी है। तुम नहीं रुके, बस चेन ह्यूएन के बगल से गुजरते हुए एक बेहद ठंडी नजर डाली। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। मैं बस सेमेट्री गया था, एक पुराने जानने वाले से मिलने। जिस पल दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे, उसकी अंबर आंखों की गहराइयों में
एक बमुश्किल दिखने वाला कंपन हुआ। बुयोन का स्टडी। तुम्हारी आंखों में एक दुर्लभ गंभीरता थी। आज तुमने वायु के साथ शर्त लगाई और अगला एग्जाम आधे महीने बाद है। तुमने उसके इन 3 सालों के रिजल्ट्स देखे। लगभग हर सब्जेक्ट में परफेक्ट स्कोर। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। वो ठंडे लॉजिकल सिंबल्स और नेचुरल लॉज तुम्हारी मेमोरी में मजबूती से दर्ज थे। 4 कॉन्टिनेंट्स की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, 15 साल की उम्र से पहले हिस्ट्री और ह्यूमैनिटीज पर पूरी कमांड हासिल कर ली थी। तुम्हारी आर्ट अप्रिशिएशन की बुनियाद 18 साल से पहले ही सॉलिड हो चुकी थी। भले ही 3 साल का वक्त खो दिया हो, इन एरियाज में तुम्हारी वैल्यू अभी भी अटूट है। बस थोड़ा ऑर्गेनाइज करना है और इस एग्जाम का सामना कर सकते हो। सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में दिक्कत है। पॉलिटिक्स। मॉरिस एकेडमी के पॉलिटिक्स एग्जाम्स कभी किताबों से उठाए गए सीधे सवाल नहीं होते। वो करंट सिचुएशन की एवोल्यूशन इवैल्यूएट करते हैं। इससे पहले कि तुम्हें उस वॉइड में खींचा जाता, 8 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स की पावर निर्विवाद थी। इकोनॉमिक्स और मिलिट्री हिगेमनी के मामले में लेसो की पुरानी रॉयल्टी 200 सालों से काबिज है। 3 साल पहले नई ताकतें बारिश के बाद मशरूम्स की तरह उभर रही थी। अब ये रॉयल्टी का आखिरी दमक है या नए राजा का राज तिलक, बिना जानकारी के अंदाजा लगाना मुश्किल है। जिनू और लेसु सबसे कमजोर है। अपनी सुरक्षा के लिए दोनों एम्परर्स ने अलायंस बनाई। अलायंस के तीसरे साल में क्या ये और मजबूत हुई या नए अमीरों ने चुपके से तोड़ दी? AI और भी एक्सेस से इन्फिल्ट्रेशन। वो की इन्फॉर्मेशन न होना ऐसा है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर खाई के किनारे चलना। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी उतना ही जानलेवा है। 3 साल एक पुरानी दौलत को धाने और एक नोबडी को चोटी पर पहुंचाने के लिए काफी है। तुम्हारी गैर मौजूदगी में कौन सी कंपनीज उभरी, कौन पिलर्स बनी, कौन थ्रेट्स, कौन सी पुरानी फाइनेंशियल फैमिलीज अंदरूनी उथल पुथल झेल रही है। विक्टन के कगार पर 2 हफ्ते। सिर्फ 14 दिनों में तुम्हें पिछले 3 सालों के कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल लैंडस्केप में आए भूकंपीय बदलावों की भरपाई करनी है। वक्त अब तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है। सुबह की म्यूजिक अप्रिशिएशन क्लास तुम नहीं गए। इसकी जगह चेन फैमिली के स्टडी में पिछले सालों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे थे। तुम्हारे लिए एक सेकंड भी बर्बाद नहीं हो सकता। तुम अभी सेंट्रल कोर्टयार्ड में दाखिल हुए। उस भारी नक्काशीदार आर्च के नीचे एक फिगर ने सटीकता से तुम्हारा रास्ता रोका। उसकी छाती पर सिल्वर बैज धूप में ठंडी रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही थी। हाथ में एक पतला कागज पकड़े, चेहरे पर सख्त प्रोफेशनल एक्सप्रेशन, पर गहराई में एक अगोचर तनाव छिपा था। क्लासमेट चेन फैन, आपकी 50 एब्सेंसेस जमा हो चुकी है। मैक्सिमम लिमिट। ये मिनिस्टर बाई के खुद साइन किए हुए एक्सपल्शन नोटिस है। प्लीज साइन करके रिसीव कीजिए। हवा एक पल के लिए जम गई। एक्सपल्शन, तुमने धीमी आवाज में दोहराया। वो मुस्कान ने उस चलते फिरते शव की शांति बनाए रखने की कोशिश तुरंत ध्वस्त कर दी। उसके कान बेकाबू लाल हो गए। उसने तुम्हारी सीधी नजर से बचा। मिनिस्टर आपको तुरंत अपने ऑफिस बुला रहे हैं। बाकी प्रोसीजर्स के लिए। तुमने उंगलियों की नोक से उस पतले कागज को हल्के से मसला। मुस्कान थोड़ी और बढ़ी, फिर बर्फीली हो गई। तो इस तरह शुरू करते हो। दिलचस्प है। रूल्स की खामियों का फायदा उठाने की छोटी सी चालाकी। यहाँ तक तो ठीक है। देखते हैं तुम उस शिकार को कैसे खुश करने का प्लान बनाते हो जो तुमसे गहरी नफरत करता है। दूसरी फेज मिशन शुरू। टारगेट कैरेक्टर बाय मिंगबिन की फेवरेबिलिटी 30 तक पहुंचाओ। मिशन टाइम लिमिट 72 घंटे। सुपरविजन डिपार्टमेंट डायरेक्टर के ऑफिस के सामने ऑफिशियल रुका। दरवाजा खटखटाया। नाम बताइए। अपनी चौड़ी डेस्क के पीछे बैठा वो इंसान अभी भी बेदाग सफेद यूनिफॉर्म पहने था। छाती पर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट की आयरिस फ्लावर बैज ठंडी चमक रही थी। तुम्हें देखकर उसके चेहरे के भाव जरा भी नहीं बदले। वही सख्त प्रोफेशनल कंपोजर बनाए रखा। ये उसके -80 अफेक्शन को बिल्कुल जाहिर नहीं कर रहा था। बैठिए क्लासमेट चैन, आपको पर्सनली कंफर्म और साइन करना होगा। तुम तुरंत नहीं बैठे, बल्कि एक्सपल्शन नोटिस को चमकदार डेस्क पर धीरे से रखकर उसकी तरफ सरकाया। बस तुम्हारे ऑर्डर्स के नीचे बहती अंडरकरंट। मिनिस्टर बाई, तुम्हारी आवाज में कोई इमोशन नहीं था। ये गिफ्ट थोड़ा अचानक है। बाई मिंगबिन की नजर नोटिस पर टिकी। एकेडमी के रूल्स के मुताबिक 50 एब्सेंसेस ऑटोमेटिक एक्सपल्शन मैकेनिज्म एक्टिवेट करती है। वो शांत रहा, जैसे कोई ऑब्जेक्टिव फैक्ट बता रहा हो। मैं बस रूल्स का एग्जीक्यूटर हूँ। क्लासमेट चेन, प्लीज साइन कीजिए। बाद के फाइलिंग और एग्जिट प्रोसीजर्स मैं खुद हैंडल करूंगा। उसने इनविटेशन जेस्चर करते हुए नोटिस के निचले दाएं कोने की खाली जगह की तरफ इशारा किया। बस उन बिना आवाज वाली चींटियों को जंजीरों में बांधने के लिए। तुम्हारे होठों पर एक सार्केस्टिक मुस्कान आई। तुमने उठाया, बाई तरफ रखा। अभी भी भाप उठाता कप
एक लगभग जानबूझकर एम्बिग्युअस अंदाज में गहरे भूरे लिक्विड का एक घूंट लिया। बोरके आइलैंड के कॉफी बीन्स। अचानक तुमने बोला। तुम्हारी आवाज अभी भी सॉफ्ट थी, पर 1 मिलीलीटर भी और आगे गिरती तो सच में हाड़ कंपाने वाली ठंडक बिखेर देती। तुमने खुद नहीं कहा था कि तुम्हें ये स्वाद सबसे ज्यादा नापसंद है? कैसे पता चला? बाई निंगबिन का शांत मास्क पल भर में चकनाचूर हो गया। तुम्हारी कलाई चिमटे की तरह कसकर पकड़ ली गई। उसका शांत और सादा चेहरा पहली बार तीव्र भावनाओं से विकृत हुआ। गुस्सा, डर, हर तरह की भावनाएं उसकी आंखों में पागलों की तरह टकरा रही थी। और इस भंवर की सबसे गहराई में एक और भावना थी, और भी ओवरवेलमिंग और जलती हुई, जबरदस्ती दबाई गई। छोड़ो, ऑफिस का भारी दरवाजा पता नहीं कब खुल गया था। चू वायु ने बिखरे हुए फर्श पर नजर घुमाई। बाई निंगबिन का विकृत एक्सप्रेशन और तुम्हारा कसा हुआ हाथ। आखिर में नजर बाई निंगबिन के चेहरे पर रुकी। उसकी पर्पल आंखों में अथाह धुआं और बर्फीली वार्निंग हिल रही थी। बाई निंगबिन ने तेजी से सिर घुमाया। भौहें सिकोड़ी, तुम्हारा हाथ पकड़ते हुए अनजाने में, और कसकर भींच लिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चू वायु ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बस अंदर आ गई। नजर बाई निंगबिन के उस हाथ पर टिकी जो छोड़ नहीं रहा था। इसे अभी एक्सपेल मत करो। बाई निंगबिन की पुतलियां तेजी से सिकुड़ी। उसने गहरी सांस ली, नजर चाकू जैसी तेज। चू वायु के होठों का कर्व बेहद हल्का और ठंडा था। सॉरी, मुझे ऐसा करना होगा। चू वायु की आवाज में अनदेखी अथॉरिटी भरी थी। तभी 2 साफ और शांत दस्तकें तनाव भरे खामोश ऑफिस में गूंजी। यहाँ इतनी रौनक क्यों है? सू नियांचू दरवाजे के पास आराम से खड़ी थी, जैसे बस गुजरते हुए रुक गई हो। सू नियांचू। बाई निंगबिन की भौहें और सिकुड़ी आवाज में एक्सट्रीम बेसब्री और इंटरप्शन पर थोड़ी सावधानी। तुम फिर सुपरविजन डिपार्टमेंट में क्या कर रही हो? इस वक्त वो एक घिरे हुए जानवर जैसा महसूस कर रहा था। हर छोटी हरकत उसे और बेचैन कर रही थी। सू नियांचू की नजर आखिरकार बाई निंगबिन की कसी हुई कलाई पर पड़ी। उसके होठों का कर्व लगभग शुद्ध और कोमल था। तुम। उसकी नजर बमुश्किल ध्यान देने योग्य ढंग से तुम पर घूमी। मैं एक इंसान मांगने आई हूँ, लगता है मिनिस्टर बाई। उसकी आवाज में सब कुछ देख चुकी मजाक भरी थी। मैं वो चींटी तो नहीं जिसे आपके रूल्स आसानी से बांध सके। जिस पल ये शब्द गिरे, बाई निंगबिन ने एक अटल ताकत महसूस की। उसकी कसी उंगलियां पल भर में खुल गई और हटा दी गई। तुमने लापरवाही से कलाई घुमाई, जैसे बस थोड़ी धूल झाड़ रहे हो। दोनों का शुक्रिया। इतना कहकर तुमने किसी को नहीं देखा। मुड़कर दरवाजे से गायब हो गए। पीछे बस एक अस्त व्यस्त कमरा और 3 अलग अलग सोच वाली औरतें छोड़ गए। मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए। बाई निंगबिन ने थकान से सिकुड़ी भौहें रगड़ी। चू वायु की आंखों की गहराई में एक लगभग अगोचर कॉम्प्लेक्स रोशनी चमकी। उसके पतले होंठ भिंचे। आधा महीने बाद तुम सब जान जाओगे। सॉरी, ये मामला चू फैमिली के कोर सीक्रेट से जुड़ा है। अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चू फैमिली। बाई निंगबिन ने उन 2 शब्दों के पीछे का वजन चबाया। उसकी नजर मुड़ी दरवाजे के फ्रेम पर टिकी सू नियांचू की तरफ, जो बाहर लग रही थी पर हर जगह मौजूद थी। उसकी नजर चाकू जैसी तेज हुई। और तुम, सू नियांचू, मुझसे मत कहना कि तुम्हारे और तुम्हारी सू फैमिली के छिपे सीक्रेट्स भी इससे जुड़े हैं। सू नियांचू का सू फैमिली से कोई संबंध नहीं। उसकी आंखों की गहराई में जांच और समझ से परे जिद बुदबुदा रही थी। बस कुछ सवालों के जवाब मुझे अभी भी उससे चाहिए। उस म्यूजिक पीस के बारे में। वो म्यूजिक पीस जो सिर्फ तेज बुखार की धुंधली यादों में एग्जिस्ट करता था। वैमो की अनपब्लिश्ड रचना। ये इम्पॉसिबल था कि एक 8 साल का बच्चा जानता हो। ये शक एक कांटे की तरह उसके दिल में गहरा धंसा था। बाई निंगबिन। उसने थकान से हाथ हिलाया। उसकी आवाज में गहरी थकान और लगातार परेशानी थी। कंफ्यूजन। सब पहले बाहर जाओ, मुझे एक पल अकेला छोड़ दो। चू वायु जाने से पहले बाई निंगबिन को गहरी नजर से देखा। वो नजर कॉम्प्लेक्स और समझने में मुश्किल थी। बाई निंगबिन की नजर में दर्द था। वो चौड़ी लेदर चेयर में ढह गया। वो सही कह रहा था। बोरके आइलैंड के कॉफी बीन्स 1 मिलीलीटर एसिडोपर्स के साथ। भले ही उसे कॉफी का कड़वा खट्टा स्वाद पसंद नहीं, अंदर आते ही उसने इसे आदत बना लिया, क्योंकि ये स्वाद उसे सबसे ज्यादा पसंद था। क्या वो वापस आ गया है, या उन घिनौने इडियट्स ने जिन्होंने उसके शरीर पर कब्जा किया, उससे निपटने के लिए ध्यान से उसका पास्ट रिसर्च किया है, उसकी आदतों की नकल करने से भी नहीं हिचके। एक और बिछाया गया जाल। टारगेट बाई निंगबिन। अफेक्शन लेवल में तीव्र उतार चढ़ाव। -80 से -87। लगता है तुम्हें बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। सिस्टम की आवाज में जांच का टोन था। मुझे हैरान क्यों होना चाहिए? अच्छा काम। सिस्टम की आवाज में ठंडक थी,
जिसे एडमिरेशन कहा जा सकता था। सिर्फ 2 दिनों में तुमने चू वायु और सू नियांचू दोनों टारगेट्स को अपने लिए बोलने और रूल्स तोड़ने पर मजबूर कर दिया। शिकार को खुश करने की तुम्हारी स्किल ने मुझे सच में हैरान किया है। जब तुम्हारी फिगर क्लासरूम के एंट्रेंस पर दिखी, क्लासरूम का शोर पल भर में खामोश हो गया, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। अनगिनत नजरें क्यूरियोसिटी, जांच, डर और एडमिरेशन से भरी तुम पर टिक गई। तुम बेखबर सीधे विंडो के पास अपनी सीट की तरफ चले। डेस्क पर एक सफेद इनविटेशन रखा था। हम सादर मिस्टर चेन फैन को यंग मास्टर दू की बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करते हैं। तारीख 5 जून शाम 7 बजे। स्थान दू हैसियंडा। दू टियान की बर्थडे पार्टी। दू फैमिली का एयर, स्टूडेंट क्लब का लीडर, 8 दिशाओं में चालाकी से काम करने के लिए मशहूर। 8 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स की सक्सेशन लाइन में टाइम ट्रैवलर्स ने इस यंग मास्टर दू से असल में कभी इंटरैक्ट नहीं किया लगता। दू फैमिली और चेन फैमिली पब्लिकली उचित दूरी बनाए रखती है। कुएं का पानी नदी के पानी में दखल नहीं देता। ये अचानक इनविटेशन या तो बदलती हवा सूंघ ली है या एक सावधानी से बिछाया गया जाल है ताकि तुम खेल में आओ। जो भी हो, ये चेस गेम और दिलचस्प होती जा रही है। दूसरा साल, यूनिवर्सिटी सेक्शन, क्लास एस। सी फैन, क्या तुम पागल हो गए? सच में उस चेन फैन को इनविटेशन भेज दिया? मियास्की की आवाज कड़वे तिरस्कार से भरी थी। तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी इतनी मेहनत से तैयार बर्थडे पार्टी में वो फिर से ल्यू रुयन और बाकियों के पीछे भागेगा और सब तहस-नहस कर देगा? पेट में दर्द है। दू टियान ने जो कर रहा था वो रोका। लाओ क्यूआई, ऐसे मत बोल। इन दिनों एकेडमी में उसके बारे में जो अफवाहें, लगता है अब वो थोड़ा अलग है। शायद हम दोस्त बन सके। आखिरकार वो भी 8 बड़ी फैमिलीज में से एक का एयर है। अभी तक तो नहीं। जहाँ तक मुझे पता है वो चेन फैमिली की सक्सेशन लाइन से पहले ही बाहर हो चुका है। नए एयर ने उसकी जगह ले ली है। दू टियान के चेहरे की मुस्कान जरा भी नहीं बदली, पर आवाज में अनदेखी दृढ़ता थी। बस एक इनविटेशन है, हमें अपनी आंखों से देखकर जज करना होगा। बस इंतजार करके देखते हैं। मॉरिस एकेडमी की लाइब्रेरी। उंगलियां पीले पड़ चुके पेजेस पर घूम रही थी। ठंडे नंबर्स और डिसीजन मेकिंग लॉजिक टर्ब्यूलेंट अंडरकरेंट्स की ट्रेजेक्ट्री बना रहे थे। कई रेयर वॉल्यूम्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं, अल्ट्रा सीक्रेट आर्काइव्स और पॉलिटिकल रिपोर्ट्स यहाँ खामोशी से सो रहे थे। तुम्हें इन 3 सालों के दौरान की एनर्जी पॉलिसी चेंजेस पर इंटरनल रिपोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी। बहुत इंटरेस्टेड होकर किताब वापस जगह रखी। बिना आवाज किए जा चुके थे। ये खामोश जगह इतिहास की धूल में डूबी। पर मॉरिस एकेडमी के गेट पर बाहर निकलते स्टूडेंट्स की भीड़ थी। सेंटर ऑफ अटेंशन एक लिमिटेड एडिशन सिल्वर सुपरकार थी, फ्लूइड लाइंस वाली। ल्यू रायन ने एक हाथ बेपरवाही से स्टीयरिंग व्हील पर रखा, दूसरा हाथ एक हरे बालों वाले लड़के ने रोते चेहरे से कसकर पकड़ रखा था। ल्यू जी, मैंने क्या गलत किया? मैं बदल लूंगा, जो भी करना हो करूंगा, प्लीज मुझे मत छोड़ो, छोड़ो। ल्यू रायन की भौं पर बेसब्री लगभग उफन रही थी। लड़का उसके ठंडे टोन से सिकुड़ा, पर फिर जैसे आखिरी उम्मीद पकड़कर बोला, ल्यू जी, कल तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे जैसा कोई ज्यादा पसंद है। भूल गई? ल्यू रायन की आंखों में कोई गर्मजोशी नहीं थी, बस शुद्ध इरिटेशन, जैसे किसी एक्सपायर्ड खिलौने को देख रही हो जो अब अट्रैक्ट नहीं करता। अब मेरा मन भर गया। उसने ये ऐसे बोला जैसे जाहिर सी बात हो। तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ छोड़ने के लिए, जैसे कह रही हो आज मौसम अच्छा है। देखने वाली भीड़ एक रिजाइंड उदासीनता के साथ फुसफुसा रही थी। स्टूडेंट काउंसिल की एलीट लेडीज में ल्यू रायन सबसे अप्रोचेबल मानी जाती थी। जब तक हैंडसम हो, जनरली किसी को रिजेक्ट नहीं करती, पर उसकी दिलचस्पी की शेल्फ लाइफ बेहद कम थी, शायद ही कभी 1 हफ्ते से ज्यादा। अफसोस, हमेशा कुछ लोग भोलेपन से सोचते हैं कि वो यूनिक और स्पेशल इंसान होंगे, आखिर में बस मजाक का सबब बनते हैं। ठंडी काउंटडाउन मौत की घंटी जैसी बजी। ओवरवेलमिंग डर और बेइज्जती ने लड़के को कुचल दिया। उसने झटके से हाथ छोड़ा, बेबसी से देखता रहा, जबकि सिल्वर स्पोर्ट्स कार तीर की तरह छूट गई, एक चमकदार रोशनी की लकीर बनकर। भीड़ ने कुछ बेमतलब के टॉन्ट उछाले, धीरे धीरे बिखर गई। तुम ज्यादा दूर नहीं, एक पिलर की छाया में बाहें बांधे खड़े रहे। इन 3 सालों में उन्होंने तुम्हारी अपनी स्किन इस्तेमाल करके इसी लड़के जैसा बनाया। भीड़ के बीच उंगलियां उठती हुई, हंसी का निशाना ल्यू रायन की बर्फीली नजर के नीचे, बिखरे और हारे हुए। बिना इस्त, तुमने हल्के से नजर हटाई, जैसे बस एक मामूली धूल का कण झाड़ रहे हो।
बीते कल की शर्मिंदगी ने तुम्हारी आंखों में कोई लहर नहीं छोड़ी, बस जमी हुई ठंडक और तीखी हो गई। अगले 2 दिन तुम्हारी फिगर मॉरिस एकेडमी से पूरी तरह गायब हो गई। तुमने खुद को एक अकेले स्टडी रूम में बंद कर लिया। डेस्क पर पुरानी किताबों के ढेर, आर्काइव्स और स्क्रीन पर कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रीम्स चल रहे थे। तुम्हारी गैर मौजूदगी एकेडमी की गॉसिप के लिए सबसे अच्छी खाद बन गई। वो एक्सपल्शन का तूफान इतनी अजीब तरह से शांत हो गया, यहाँ तक कि तुम्हारे स्पेशल प्रिविलेजेस भी अप्रूव हो गए। ये अपने आप में सबसे बड़ी अनोमली थी। हर तरह के अंदाजे फैल गए। सबसे पॉपुलर वर्जिन रोमांटिक इमेजरी से भरा था। किसी ने गंभीरता से दावा किया कि उसने मिनिस्टर बाई और तुम्हारे बीच की एम्बिग्यूटी देखी है, सोचते हुए कि ये प्रिविलेज किसी सीक्रेट डील के बदले मिला। सबसे जहरीला दावा था चेन फैमिली ने आखिरकार बर्दाश्त नहीं किया और इस फैमिली को बदनाम करने वाले बेटे को किसी मामूली ब्रांच में भेज दिया। बस तुम्हारी पुरानी रेपुटेशन की वजह से ऑफिशियली स्कूल से नहीं निकाला। एक बात साफ थी, मॉरिस एकेडमी में स्टूडेंट काउंसिल और उसके कोर मेंबर्स सुप्रीम पावर रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए ये प्रिविलेज चाहे बाई निंगबिन से आया हो, सु नियांचू से या चु वायु से, कोई खुलेआम सवाल करने की हिम्मत नहीं करता। बस प्राइवेटली ईर्ष्या और शक फर्मेंट होता रहा। 5 जून रात उतरी। दू मैंशन चमक रही थी जैसे कभी न सोने वाला शहर। वेल्थ और स्टेटस के पास रतीक टॉप टियर लग्जरी कार्स बिना रुके मेन गेट से अंदर आ रही थी। दू फैमिली 8 बड़ी फाइनेंशियल फैमिलीज में फर्मली अपर ग्रुप में बनी हुई है। आज रात सिर्फ दू टियान की बर्थडे पार्टी नहीं, बल्कि सक्सेशन के लिए मोमेंटम बनाने का एक खामोश इवेंट भी था। मिस्टर चेन, आपका आना मेरी इस छोटी सी जगह को रोशन कर गया। दू टियान तुरंत आगे आया। उसकी आवाज जेंटल और बेदाग थी। हैप्पी बर्थडे मिस्टर दू। तुमने गहरे लाल वेलवेट गिफ्ट बॉक्स दिया। ढक्कन खुलते ही एमरल्ड की गर्म और गहरी चमक बही। एक अनमोल डायमंड वॉच वेलवेट पर खामोशी से बैठी थी। दू टियान ने बॉक्स लिया। उसकी आंखों में परफेक्ट हैरानी और तारीफ दिखी। यंग मास्टर चेन बहुत थॉटफुल है, मेरी पसंद के बिल्कुल अनुसार। सी टियान इस जेनरस गिफ्ट के लिए बेहद शुक्रगुजार है। तभी एक कानफाड़ गड़गड़ाहट, एक बेहद अग्रेसिव इंजन रोड करीब आया। पूरी तरह गहरे पर्पल रंग की रेसिंग ग्रेड सुपरकार ने बेहद एरोगेंट ड्रिफ्ट के साथ कोर्टयार्ड के बीचों बीच रुककर सबका ध्यान खींच लिया। कार का दरवाजा ऊपर खुला। लियू रुयन पहले बाहर आई, एलिगेंट डार्क ड्रेस पहने, इम्पेकेबल कट जो उसकी अदम्य स्पिरिट को भी नहीं छिपा रही थी। तुरंत बाद एक हैंडसम पर्पल बालों वाला लड़का उतरा और नाजुकी से लियू रायन की बाह पकड़ ली। जब लियू रुयन ने तुम्हारी शांत काली फिगर देखी, उसके होंठों पर मुस्कान पल भर में जम गई। उसकी आंखें बेपर्दा तिरस्कार और घिन से भर गई। वो अपने आसपास सबको इग्नोर करते हुए नए साथी को गले लगाए बड़े कदमों से इधर आई। उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, पर आसपास सबको साफ सुनाई दी। दू टियान, इस बर्थडे पार्टी का लेवल लगातार गिर रहा है। किसी भी कचरे को अंदर क्यों आने देते हो? तुम्हारा टेस्ट और भी बुरा होता जा रहा है। उसकी नजर बर्फीले ब्लेड्स जैसी थी, तिरस्कार भरी धूल उड़ाती। अंकल सीकाउट तुम्हें वहाँ इंतजार कर रहे हैं, लगता है उन्हें जल्दी है। दू टियान की आवाज वक्त पर बीच में आई, हल्की सी मजे की झलक के साथ। दू टियान अभी भी परफेक्ट मुस्कान लिए था। उसने चेन फैन और लियू रायन को देखा, माफी जताते हुए। आज मेरा बर्थडे है, मेरे गेस्ट्स को शर्मिंदा मत करो। समझ गई, लियू रायन ने बेसब्री से जवाब दिया। तुम मुड़ रहे थे तो उसकी नजर तुम पर जमी। वो एक कदम आगे बढ़ी, आवाज वार्निंग और जांच से भरी। आखिर तुम क्या चाल चल रहे हो? चु वायु और सु नियांचू। जब उसने वो 2 नाम लिए, उसका टोन अविश्वासी मजाक से भरा था कि वो 2 घमंडी तुम्हारे लिए बोले, पर मैं वो नहीं हूँ। अपने अनुचित ख्याल रखो, वरना मैं तुम्हें पूरी तरह मिटा दूंगी। तुमने शांति से उसे देखा, जैसे बस इरिटेटिंग हवा हो जो देखने लायक नहीं। उस नजर की उदासीनता किसी भी क्रूएल सार्केज्म से ज्यादा जानलेवा थी। तुम बिना हिचक मुड़ गए, शुरू से आखिर तक एक पल की भी झिझक नहीं, एक शब्द भी जवाब नहीं। लियू रुयन वहीं जड़ हो गई। उसका चेहरा बेहद दाग हो गया। उसे लगा जैसे ताकत से भरी मुट्ठी ने रुई पर मारा। सामने वाले में जरा सी भी लहर नहीं आई, पूरी तरह इग्नोर किए जाने का, जैसे एग्जिस्ट ही न करती हो। ये एहसास दूसरी बार था। चारों तरफ टोस्ट करती भीड़ भी इस सीन पर फुसफुसा रही थी। सिस्टम की आवाज आई जो लियू जिए का पीछा करता था। एक बेकार रिमाइंडर, बाई निंगबिन, फेवरेबिलिटी +3, मिशन टाइम 1 घंटा 32 मिनट। उसकी आवाज गूंजी, उसमें एक्सट्रीम फटकार थी।
फिर भी एक भर्राई और टेंटेटिव आवाज झलक रही थी। उस आवाज में सावधानी ऐसी थी जैसे कोई नाजुक और धूल भरे खजाने को छू रहा हो। तुम धीरे से मुड़े, आने वाले इंसान को अटूट शांति से देखा। मिनिस्टर बाई, क्या इत्तेफाक है, आप भी हवा लेने आई है। तुम्हारे टोन में हल्का सा मजाक था। बाई निंगबिन ने तुम्हारे शब्दों को पूरी तरह इग्नोर किया। एक कदम आगे बढ़ा। दूरी अचानक कम हो गई। उसकी आवाज में बीते कल याद करते हुए एक अनरियलिटी का एहसास था। उसकी नजर चाकू जैसी तेज तुम्हारी आंखों में गड़ी। मेरी 10वीं बर्थडे पार्टी पर किसी को भी बेहद बोरियत हो रही थी। मुझे चुपके से उस टोस्ट और बातचीत से भरे हॉल से बाहर निकाला और हम भागकर पीछे के बगीचे में झूले तक गए हवा लेने के लिए। वो रुकी, हर शब्द जैसे एक पुराने जख्म की पपड़ी उतार रहा था। तुम्हारी रेड वाइन का ग्लास पकड़ी उंगलियां अगोचर रूप से सिकुड़ी। ये हरकत इतनी सूक्ष्म थी कि लगभग दिखती भी नहीं, पर शांत झील में फेंके पत्थर की तरह बाई निंगबिन के दिल में भारी लहर पैदा कर गई। तुम थे वो। बाई निंगबिन की आवाज अंतिम हद तक दबी थी, लगभग एब्सोल्यूट यकीन और तड़प के साथ। भावनाओं से उसका शरीर हल्के से आगे झुका। तुम वापस आए, असली तुम। मिनिस्टर बाई, तुम्हारी आवाज ने जानबूझकर ठंडक ओढ़ ली। नशे में हो? क्या बकवास कर रही हो? तुमने उदासीनता की दीवार खड़ी करने की कोशिश की, उसकी ओवरवेलमिंग भावनाओं को बाहर रखने के लिए। बकवास। बाई निंगबिन की हंसी सेल्फ क्रिटिसिज्म, दर्द और सब कुछ दांव पर लगाने वाले पागलपन से भरी थी। उसने झटके से हाथ बढ़ाया, अविश्वसनीय तेजी से तुम्हारे हाथ से रेड वाइन का ग्लास छीन लिया और बचा हुआ एक ही घूंट में पी गई। थोड़ा सा गहरा लाल लिक्विड उसके होंठों के कोने से बहा और तुरंत अल्कोहल का असर उसके पीले चेहरे पर दिखने लगा। उसकी आंखें तुम पर जमी, एक कड़वी मुस्कान और शराब की बू वाली सांस के साथ। अब मैं सच में नशे में हूँ। बात पूरी किए बिना उसने तुम्हें देखना बंद किया और उसके कदम एक एक करके पीछे हटने लगे। एक कदम, 2 कदम। उसके पीछे चमकता पूल था। बाई निंगबिन, तुम्हारी पुतलियां अचानक सिकुड़ी और तुम्हारी आवाज में पहली बार जल्दबाजी भरी वार्निंग आई। बहुत हो गया। बाई निंगबिन की आंखों में बहुत गहरा दर्द था जो मिटाया नहीं जा सकता, और एक ऐसी बेचैनी जैसे पतंगा आग में कूद रही हो। बस तुम्हारे चेहरे वाले एक मॉन्स्टर को बेशर्मी से घूमते देखना काफी है। एक शहीद के डिटर्मिनेशन के साथ वो झटके से पीछे गिरी। छपाक, एक भारी पानी का छींटा पल भर में उड़ा। पूल का बर्फीला पानी उस सफेद फिगर को तुरंत निगल गया। सिस्टम, टारगेट कैरेक्टर बाई निंगबिन में सीवियर इमोशनल फ्लक्चुएशंस। सिस्टम, वार्निंग, वैल्यूज में अनोमली। तुम पूल के किनारे खड़े थे। रीजन कह रहा था कि बाई निंगबिन ने ये जानबूझकर किया। वो अपनी जान इस्तेमाल करके तुम्हें मजबूर कर रही है। एक बर्फीली वार्निंग तुम्हारे दिमाग में तीखी गूंजी। पानी के नीचे हरकत कमजोर हो रही थी। लानत है। अगले ही सेकंड एक और बड़ा छींटा, हाड़ कंपाने वाली ठंडक सीधे सिर पर आई। तुमने सांस रोकी, आंखें पूरी खोली, पूरी ताकत से उस सफेद धब्बे की तरफ तैरे जो पानी में डूब रहा था। बाई निंगबिन, आंखें बंद, जैसे सारी जीवन शक्ति खो चुकी हो, धीरे धीरे पूल की गहराई में डूब रही थी। अल्कोहल और ठंडे पूल पानी ने जैसे पल भर में उसकी ताकत छीन ली। तुमने अचानक तेज किया, हाथ बढ़ाया, बेबसी से उसकी बाह पकड़ी और पूरी ताकत लगाकर पानी से बाहर खींचा। छपाक, 2 फिगर्स एक साथ पानी से बाहर आए। बाई निंगबिन, क्या हुआ तुम्हें? तुमने उसे पकड़े रखा। वो जोर से खांसने लगी, लगभग डूबने वाले इंसान की कंफ्यूजन और रिफ्लेक्स आंसू। अनजाने में सिर पीछे झुकाया, कॉलरबोन के पास बाई तरफ एक्सपोज हुआ। पानी की बूंदों को चीरती एक हरी रोशनी ने साफ दिखाया। एक पुराना अर्ध चंद्राकार निशान उथला। तुम्हारी नजर उस निशान पर जमी। बाई निंगबिन ने भी तुम्हारी नजर महसूस की। उसकी आवाज इतनी कमजोर कि पानी की आवाज में लगभग डूब गई। मैंने शर्त जीत ली। बाई निंगबिन के भीगे शरीर को पकड़े हुए वो चेहरा जो हमेशा जेंटलनेस का मास्क पहनता था, अब कागज जैसा सफेद था, पानी की बूंदों से ढका। बस वो गहरे लाल स्कारलेट आंखें तुम्हें एकटक देख रही थी। उनमें वापस पा लेने की जंगली खुशी और एक ऐसी विनम्रता उमड़ रही थी जो लगभग जला दे। ये दूसरी बार है जब तुमने बचाया। यादें बेकाबू उमड़ आई। 10 साल पहले बाई फैमिली का शानदार बैंक्वेट हॉल, उसकी बारीकी से प्लान्ड बर्थडे पार्टी पर बस तुम्हारे एक इशारे पर उसने बिना हिचक अपने पिता की वार्निंग भरी नजर इग्नोर की। तुम्हें चुपके से उस बोरिंग हॉल से निकाला और शांत पिछवाड़े के बगीचे में छिप गई। उस छोटी सी राहत की कीमत भयानक थी। बाई फैमिली के मुखिया ने गुस्से में उसे अंधेरे ठंडे एंसेस्ट्रल हॉल में घसीटा और 24 घंटे घुटनों पर रखा। जब तुम्हें पता चला, पहली बार एक अजीब भावना जिसका नाम गिल्ट था तुम्हारे दिल में उभरी। तुम बाई फैमिली के घर भाग कर गए, पर जो देखा वो ये था
कि वो डगमगाते कदमों से एंसेस्ट्रल हॉल से बाहर आई, डरावने रूप से पीला चेहरा। कोर्टयार्ड पार करते हुए अपने कमरे की तरफ जाते अस्थिर पैरों से ठंडे पूल में गिर पड़ी। बस कुछ बुलबुले सतह पर आए और जल्दी ही शांत हो गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुमने एक सेकंड भी नहीं सोचा, सीधे कूद गए। जद्दोजहद करते हुए आखिरकार उसके डूबते शरीर को पकड़ लिया। उसने बंद आंखों के साथ कोई रिएक्शन नहीं दिया, बिना आत्मा की गुड़िया जैसी। अर्जेंसी के उस पल में तुमने मुंह खोला और उसके सीने के पास कॉलर बोन पर जोर से काट लिया। वो गहरे काटने का निशान उसकी स्किन पर हमेशा के लिए छप गया। बाई निंगबिन एफिनिटी 85। मिशन कंप्लीट। मैकेनिकल आवाज एक्सपेक्टेड शांति के साथ बजी। छोटी बाई निंगबिन हमेशा खामोशी से उस चमकदार फिगर के पीछे चलती थी। तुम्हारे जेस्चर्स सबका ध्यान खींचने के लिए काफी थे। तुमसे प्यार हो जाना दुनिया की सबसे नेचुरल बात लगती थी। वो कोई एक्सेप्शन नहीं थी, पर कभी जोर से नहीं बोली। बस लगता था कि दूर से तुम्हें देख पाना किस्मत की सबसे बड़ी मेहरबानी है। जब तक 3 साल पहले एक अचानक तेज बुखार के बाद सब कुछ बदल गया। तुम जागे और उसकी आंखों में देखा, अजीब तरह से बेचैन करने वाला। वो नजर जानबूझकर मिठास में लिपटी थी, नंगे लालच के साथ। उस पल बाई निंगबिन का दिल किसी चीज ने कसकर भींच लिया। फिर एक ऐसी खुशी आई जिसने पूरा वजूद डुबो दिया। उसने यकीन किया, जब तक उस रात तुम लड़खड़ाते हुए उसे ढूंढते नहीं आए। शराब की तेज बू पल भर में फैल गई। तुम्हारी धुंधली आंखें, चेहरे पर अननेचुरल लाली। बाई निंगबिन को देखते ही सीधे उसकी बाहों में गिर पड़े। निंगबिन, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सिर्फ तुम मेरी मदद कर सकती हो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा से किया है, तुम जानती हो। बाई निंगबिन का दिमाग खाली हो गया। खुशी और तड़प की सुनामी ने उसे जहां का तहां जमा दिया। खून जैसे पीछे बह गया। सारे सेंसेस उस गले लगाने पर, उस गर्म शरीर पर और आने वाले किस पर केंद्रित हो गए। पर ठीक आखिरी पल, होठों के छूने से पहले एक तेज और सस्ता चटपटा परफ्यूम उसके नशे को तोड़ गया। तुम्हें तीखी खुशबू से नफरत थी। उसकी पेरिफेरल विजन ने साफ देखा, तुम्हारा वो हाथ जो उसकी पीठ पर था अपने आप माथे की तरफ जा रहा था। पर तुम्हारी इनवॉलंटरी टेक्स सोचते या भावुक होते वक्त हमेशा गाल रगड़ना होता था। ये आदमी सामने, बेजान नजर, जबरदस्ती की हरकतें, अनजानी बू, ये तुम नहीं हो। पूरी ताकत से उसने तुम्हें अपनी बाहों से धकेल दिया। हैरानी से लड़खड़ाकर ठंडे फर्श पर भारी गिरे। तब से बाई निंगबिन सबसे शांत और ठंडी ऑब्जर्वर बन गई। मास्क पहना, सावधानी से आगे बढ़ी, ठंडी आंखों से उस नकलची को देखती रही जिसने तुम्हारे शरीर पर कब्जा किया। चापलूसी भरी नकली मुस्कान के साथ चुवायूं लिउ रुयन सुनियांचू के इर्द गिर्द मक्खी की तरह भिन भिनाता। बार बार देखा कि तुम चेन फैमिली के एयर होने का गर्व फेंककर उन औरतों के सामने नीच और घिनौनी हरकतें करते हो। तुम्हें धीरे धीरे हाई सोसाइटी का सबसे बड़ा मजाक बनते देखा। नफरत रोज की तड़प के साथ जंगली बढ़ती गई। उसने सबसे सख्त रूल से तुम्हें बांधा, सबसे ठंडी नजर से तड़पाया, पर मॉरिस एकेडमी से सच में नहीं निकाला, क्योंकि वो इंतजार कर रही थी। असली तुम्हारे लौटने का। कोई आया है, कोई पानी में गिरा। पूल के पास का बड़ा हंगामा आखिरकार स्कैंडल बन गया। चीखों ने पिछवाड़े की शांति तोड़ दी। कदमों की आवाज पल भर में गायब। फुसफुसाहट दूर से करीब आई, तेजी से इस एकांत कोने को घेर लिया। पानी की एक बूंद भी न छन सके। जब तुम भीगकर पानी से बाहर आए, पूल के किनारे चढ़ने की कोशिश करते, बाई निंगबिन लगभग बेकाबू। सबसे पहले जो दिखी वो अनगिनत आंखें थी, कुछ हैरान, कुछ क्यूरियस और ज्यादातर खुले तिरस्कार से भरी। बाई निंगबिन जोर से खांस रही थी, चेहरा कागज जैसा सफेद, इतनी कमजोर कि मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। जब सबने साफ देख लिया कि पानी में गिरने वाला कौन है, हवा में तुरंत एक अनस्पोकन समझ भर गई। फुसफुसाहट, जहरीले सांप की फुफकार जैसी। फिर से ये है, सच में नहीं बदला। पिछली बार लिउ जिये ने सीधे फाउंटेन में फेंका, वो सबक काफी नहीं था। इस बार बाई निंगबिन से उलझ गया। हिम्मत बढ़ गई। मिनिस्टर बाई की किस्मत बहुत खराब है, ऐसे पागल से मिलना। जरूर फिर से स्टॉक कर रहा था। बहस हुई और गिरा। यंग मास्टर दो, अफसोस, एक चमचे ने बर्थडे पार्टी बर्बाद कर दी। नजरें जहरीली सुइयों की तरह तुम पर घनी चुभ रही थी। बाई निंगबिन अभी मुश्किल से डूबने से उबरी थी जब इन ओवरवेलमिंग बदनामियों को सुना। जोर लगाकर सीधी होने की कोशिश की। पीले होंठ हिले, चिल्लाने को तैयार। एक बर्फीला हाथ, पर अनगिनत नजरों के सामने जैसे किसी इम्पोर्टेंट गेस्ट की हिफाजत कर रहा हो, तुम्हें उस अफरात फरी से बाहर ले गया। यंग मास्टर दू सच में दयालु है। न सिर्फ नाराज नहीं हुए, बल्कि खुद आकर बचाया भी। सच में कंपेयर करो तो एक आसमान में है और दूसरा जमीन पर। तुम्हारे पीछे की फुसफुसाहट दू टियान के आने से शांत नहीं हुई, बल्कि उसके उदार
और सहनशील बर्ताव ने तुम्हारा गुनाह और कंफर्म कर दिया। बहसें और बेशर्म हो गई। बाई निंगबिन ने चारों तरफ की बेशर्म फुसफुसाहट सुनी। उसका चेहरा इतना काला पड़ गया कि पानी टपक सके। दूसरी मंजिल का एक शानदार पर ठंडा गेस्ट रूम। यंग मास्टर चेन, एक पल रुकिए, दू टियान ने धीमी आवाज में कहा। मुड़ा और ड्रेसिंग रूम की तरफ गया। ये अभी मिला, एक नया मॉडल है, पहनने का मौका नहीं मिला, साइज सही होनी चाहिए। दू टियान ने सूट नरम बिस्तर पर रखा। उसकी मुस्कान बेदाग थी। गीले कपड़े ड्राई नहीं किए जाएंगे, ये काम तुम्हारा है। वो ध्यान से पीछे हटा और कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया। हॉलवे की छाया में मियास्की तुरंत आगे आया, चेहरे पर बिना छिपाई घिन और नासमझी। सी टियान, तुम उसके साथ इतने अच्छे क्यों हो? बाहर देखो क्या कह रहे हैं। जरूर उसने बाई निंगबिन को स्टॉक किया और उसे पूल में कूदने पर मजबूर किया। दू टियान ने आवाज धीमी की, तेज और जल्दी में बोला। उसके चेहरे की चंचल और कोमल मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। उसने हल्के से सिर हिलाया। मामला इतना सिंपल नहीं है, मुझे देखने दो क्या हुआ। मियास्की हैरान रहा। दू टियान की नजर गेस्ट रूम की तरफ गई, बंद दरवाजा जैसे उसे पार करके देख रही हो। बाई निंगबिन की नजर, उसकी जो नजर उसे दे रही थी, वो स्टॉकिंग के बाद की घिन या गुस्सा नहीं थी, वो कोलैप्स थी। वापस पा लेने का जंगली आनंद और हड्डियों तक पहुंचने वाला दर्द और पछतावा। वो रुका और शौक में खड़े मियास्की को देखा। तुम्हें लगता है कोई जिसे स्टॉक करके पानी में गिराया गया हो वो ऐसे रिएक्ट करेगा? मियास्की का मुंह खुला और बेजुबान रह गया। उसे याद आया कि जब तुमने बाई निंगबिन को किनारे खींचा, उसकी उजड़ी सूरत। जरूर वो किसी स्टॉकिंग विक्टिम का रवैया नहीं था। तो फिर क्या हुआ? दू टियान की नजर और गहरी हुई। उसने फिर से अपना बेदाग कोमल मास्क पहन लिया। पता नहीं, पर ये चेन फैमिली का यंग मास्टर बहुत बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। चलो, बैंक्वेट जारी रहना चाहिए, मेन पार्ट शुरू होनी चाहिए। रात जैसा काला हाईकोटर सूट पहनने के बाद, जिस पर तारों जैसी सजावट थी, तुम्हारी अपीयरेंस ने फिर से नजरें खींची, पर इस बार आंखों में ज्यादा हैरानी और अनसर्टेनिटी थी। दू टियान वक्त पर मेन स्टेज के पास आया। स्पॉटलाइट ने उसकी फिगर को पवित्र एंजल जैसा रोशन किया। आज रात मेरे बेटे सी टियान का बर्थडे मनाने आने के लिए सबका शुक्रिया। फादर दू की आवाज गंभीर थी। इस मौके पर सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने फॉर्मली दू ग्रुप के 30% शेयर्स सी टियान को ट्रांसफर कर दिए हैं। उम्मीद है आगे सब मेरे बेटे का ख्याल रखेंगे। दबी हुई हैरानी और जोशीली तालियां गूंजी। दू ग्रुप के 30% शेयर्स, ये सिर्फ बर्थडे नहीं बल्कि पूरे प्रोविंस को सक्सेशन का अनाउंसमेंट था। वेल्थ और मेलोडी का हेलो और चमक उठा दू टियान को और भी दमकदार बना दिया। वो ग्रेसफुली मुस्कुरा रहा था। फिर फादर दू ने टॉपिक बदला। साथ ही दू क्लैन और लियू क्लैन यहाँ एक खुशखबरी अनाउंस करते हैं। सारी नजरें तुरंत ऑडियंस में जमी। लियू रुयन अपने नए साथी को गले लगाए बेपरवाही से एक लाइटर से खेल रही थी। दोनों फैमिलीज की सोच विचार के बाद ये दोनों नौजवान काफी समय से एक दूसरे से प्यार करते हैं। एंगेजमेंट की तारीख तय की जाएगी। ये खबर बम की तरह फूटी और पूरे बैंक्वेट हॉल को हिला दिया। दू और लियू क्लैंस का मिलन, टाइटन्स का अलायंस। पर दोनों प्रोटैगनिस्ट्स के रिएक्शंस दिलचस्प थे। लियू रुयन ने बस आलस से पलके उठाई। उसकी पतली उंगलियां अभी भी पर्पल गोल्डन लाइटर से खेल रही थी। फादर दू के सिनारियों पर एक बेपरवाह मुस्कान दी। जवाब के तौर पर उसके बाहों में साथी ने कान में कुछ फुसफुसाया। उसने और दिलचस्पी से सिर झुकाया और मुस्कुराई, जैसे अभी अभी किसी और की शादी का अनाउंसमेंट हुआ हो। दू टियान स्टेज पर वही परफेक्ट कोमल मुस्कान लिए बधाई देने वाली भीड़ को सिर हिला रहा था, पर उसकी आंखें शांत थी। जैसे ये यूनियन जो दो बड़े फाइनेंशियल कॉन्ग्लोमरेट्स का बैलेंस बदल सकती है, उससे ज्यादा लेना देना नहीं। लोग हैरान थे पर सब जानते थे 8 बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स के बीच यूनियंस इंटरेस्ट की बेड़िया है। प्यार कभी प्राइमरी कंसिडरेशन नहीं। छोटी सी डिस्कशन के बाद और भी जोशीली तालियां और बधाइयां गूंजी इस अजीब ऊपरी अलायंस को डुबो दिया। टारगेट कैरेक्टर लियू रुयन, एफिनिटी 20% बढ़ाओ, मिशन कंप्लीशन 7 दिन। तुम्हारी नजर बेलगाम मुस्कुराती लियू रुयन पर गई। वो नजर जांच और खुली घिन से भरी थी और मिशन की मजबूरी से आई ठंडक और दुश्मनी की एक झलक। लियू रुयन ने अचानक सिर उठाया, शोर को चीरती उस ठंडी नजर को पकड़ा। फिर वही नजर। रुको, उसने अपनी लंबी आंखें खतरनाक ढंग से सिकोड़ी। उसके चेहरे की बेपरवाह मुस्कान पल भर में जम गई। उसका साथी इस अचानक ठंडक से सिहर गया। आवाज कांपने लगी, पर एक सफेद फिगर और तेजी से तुम्हारे सामने आ खड़ी हुई, लियू रुयन की नजरों से दुनिया को अलग करते हुए। बाई निंगबिन के चेहरे पर अभी भी पानी में गिरने के बाद की पीलापन थी,
पर आंखों में साफ धार लौट आई थी। उनमें बाकी रह गया गुस्सा और लगभग इंस्टिंक्टिव बचाव की जरूरत चक्कर खा रही थी। लियू रुयन ने ये सीन देखा और गुस्से में हंसी। एक कदम आगे बढ़ी, इतना करीब कि बाई निंगबिन से अभी भी आ रही पूल के ठंडे पानी की बू महसूस हो। उसकी नजर दोनों के बीच आ जा रही थी, होठों का कर्व शरारत से भरा। बाई निंगबिन, उसकी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं, पर पास खड़े सबको साफ सुनाई दी। पूल के पानी ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया? इस तरह का कचरा तुम भी इसे बचा रही हो? वो जानबूझकर रुकी। उसकी नजर घूमकर फिर से बाई निंगबिन के चेहरे पर टिकी, बेशर्मी से अपमानजनक। ओह, क्या अफवाहों में जो कहते हैं वो सच है? डायरेक्टर बाई, तुम्हारा टेस्ट काफी अजीब है। दूसरों का फेंका हुआ कचरा चुनती हो, या भूल गई कि ये पहले कैसा था? जैसे गर्मी में पागल जानवर अलग अलग औरतों के पीछे गिड़गिड़ाता। हर शब्द ने बाई निंगबिन के दिल के उस जख्म को चीरा जो तुम्हारी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद बमुश्किल भरा था। बाई निंगबिन की आंखों में गुस्सा जल रहा था, फटने के कगार पर। ठीक जब वो बेकाबू होने वाली थी, एक हाथ धीरे से उसके कंधे पर आया, हल्के से पीछे धकेला। तुमने एक कदम आगे बढ़कर लियू रुयन के लगभग आमने सामने आ गए। हल्के से सिर झुकाया, नजर में कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई बेशर्मी नहीं, बस कॉन्डिसेंडिंग मजाक, जैसे किसी पागल कुत्ते को भौंकते देख रहे हो। तुम्हारी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं थी, पर पल भर में सारी फुसफुसाहट डुबो दी। अभी अभी एंगेजमेंट की खुशखबरी अनाउंस हुई है। क्या तुम उस तेजाबी चेहरे से यंग मास्टर दू की बर्थडे पार्टी बर्बाद करने का प्लान बना रही हो? रुयन, दू टियान की नरम आवाज बिल्कुल सही वक्त पर गूंजी, बहते पानी जैसी, पर एक नजरअंदाज न की जा सकने वाली ठंडक के साथ। वो अभी भी ऑडियंस की तरफ मुस्कुरा रहा था, नजर बर्फीली, बिना गर्मजोशी की एक बूंद। लियू रुयन पर नजर टिकाकर माइक्रोफोन से उसकी आवाज पूरे हॉल में साफ फैली। हर शब्द लोगों के दिल पर वार कर रहा था। तुम्हारी गाइडेंस की उम्मीद है। ये सेंटेंस लियू रुयन के लिए डेक्लेरेशन भी था और वार्निंग भी। उसकी बेकाबू हरकतों पर रिस्ट्रेंट। लियू रुयन की हरकत अचानक रुक गई। तुम्हें एक्टक देखा, वो नजर ऐसी थी जैसे जिंदा निगलना चाहती हो। फिर बाई निंगबिन को जहर भरी नजर से देखा। आखिर में दू टियान के अदृश्य प्रेशर के नीचे वो गुस्सा जो लगभग रीजन जला चुका था, जबरदस्ती दबा लिया। तेजी से मुड़ी और बड़े कदमों से दू टियान की तरफ चली गई। झटके से दू टियान का बढ़ा हुआ हाथ पकड़ा, पोस्चर सख्त और बर्फीली। बाई निंगबिन का तना शरीर हल्के से ढीला हुआ। तुरंत मुड़कर तुम्हें देखा, आंखों में राहत और गहरी चिंता भरी थी। तुम बहुत इम्पल्सिव थे। उसकी आवाज बेहद धीमी, लगभग अगोचर कंपकंपी के साथ। लियू रुयन कोई मामूली बच्ची नहीं है। इन 3 सालों में वो लियू फैमिली के कीचड़ से बाहर आई है। उसके मेथड्स कितने बेरहम हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं। वो तेजी से बोली, लियू फैमिली के मुखिया की बदचलनी खुला राज है, नाजायज बच्चों की गिनती नहीं। लियू रुयन की माँ बस एक बिना पावर और इन्फ्लुएंस वाली वेट्रेस थी। उस वक्त चुपके से जन्म दिया और इग्नोर किया गया। अफवाहों में कुछ सच्चाई है। स्पाइरल स्टेयरकेस पर एक सफेद फिगर खामोशी से सीन देख रहा था। होठों पर अच्छी मुस्कान की जगह गंभीर एक्सप्रेशन आ चुका था। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है, बस स्ट्रैटेजी है ताकि तुम झुक जाओ। बगल में खड़े यंग आदमी की आवाज में दुर्लभ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। उस आदमी की नजर बहुत ठंडी है। अगर नाटक भी है तो एक्टिंग परफेक्ट है। देखते रहते हैं। पिछवाड़े के पुल के पास, मेन हॉल के शोर और दिखावे से दूर, तुमने रेड वाइन का ग्लास ट्रे पर रखा, पूल के किनारे खड़े। पीछे से रिदमिक कदमों की हल्की सरसराहट सुनाई दी। आने वाले ने जानबूझकर कदम धीमे किए लगते थे। तुम नहीं मुड़े, बस ग्लास में बचा रेड वाइन निकला। नजर दूर क्षितिज पर ठंडे चांद पर टिकी, जैसे पीछे जो हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। रात की हवा चली, थोड़ी ठंडक लाई और एक बमुश्किल पहचानी जाने वाली जानी पहचानी खुशबू भी। एक मजबूत हाथ ने तुम्हारी भीगी कलाई पर पकड़ बनाई। तुमने देखा भी नहीं, बस हल्के से दबाया। नजर शांति से सामने के शरारत भरे चेहरों पर घूमी। तुम्हारी आंखों में शर्मिंदगी या पैनिक का नामो निशान नहीं, बस दिल चीरने वाली उदासीनता, जैसे सामने का हंगामा बस चींटियों के झुंड का बहाना हो। ऐसे लोग। तुम्हारे होठों पर हल्की बर्फीली मुस्कान आई। तुम एब्सोल्यूट ताकत से इन लोगों के चेहरों को कुचलना प्रेफर करते हो। तभी एक सूट जैकेट तुम्हारे ठंडे पत्थर जैसे कंधों पर धीरे से आ गिरा। यंग मास्टर चेन, ठीक हो? दू टियान पता नहीं कब भीड़ को चीर कर पास आ गया था। चेहरे पर उचित कंसर्न, बर्थडे पार्टी बर्बाद होने के गुस्से का कोई निशान नहीं। तुम्हें एक रियश्योरिंग मुस्कान दी। मैं ऊपर गेस्ट रूम में ले चलता हूँ कपड़े बदलने के लिए। उसकी नजर भीगी बाई निंगबिन पर गई। निंगबिन, नौकरानी तुम्हारा इंतजार कर रही है वहाँ। एक इंतजार करती नौकरानी आगे आई। तुमने मना नहीं किया, कंधों पर सूट ठीक किया,